बात बहुत पुराने समय की है। सन 52 के दशक में मखल नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस मखल नगर राज्य पर महाराजा सुभाष प्रताप का राज चलता था। महाराजा सुभाष प्रताप एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनके पराक्रम की चर्चा आसपास के सारे राज्यों में होती थी। वह न्याय को मानने वाले और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले राजा थे। वह अपने नगरवासियों को अपने परिवार के बराबर समझते थे और हर मुश्किल घड़ी में अपनी प्रजा के साथ खड़े रहते थे। राजा के नगर में हर तरफ शांति और सुख का माहौल था। राजा के एक बहुत ही खास और परम मित्र थे, जिनका नाम मंत्री चेखलाल था। मंत्री चेखलाल महाराजा के बचपन के दोस्त थे और इसी दोस्ती के कारण उन्हें इतनी आसानी से मंत्री का पद मिल गया था। मंत्री जी राजा के सबसे खास आदमी थे। वह राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर बड़ी बारीकी से नजर रखते थे और तुरंत महल में पहुंचकर राजा से उन बातों का जिक्र किया करते थे। एक दिन कुछ सैनिक अचानक से महल में आ पहुंचे। वह बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए महल के अंदर घुसे। राजा ने जब उनका यह बेढंगा व्यवहार देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। राजा बोले, सैनिकों, ये क्या तमाशा है? तुम सब भेड़ों के झुंड की तरह शोर मचाते हुए महल में क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे ऐसी अनुशासनहीन हरकतें जरा भी पसंद नहीं है? सैनिक बोले, महाराज, हमारी इस गुस्ताखी को माफ कर दें। हमने यह जानबूझकर नहीं किया है। महाराज, हमारे नगर पर एक बड़ा संकट आने वाला है। यह बात सुनते ही हम खुद पर काबू नहीं रख पाए, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। राजा बोले, सैनिकों, कैसा संकट आया है जिससे तुम इतने घबराए हुए हो? तुम लोग ही हमारे नगर की सुरक्षा की धरोहर हो। अगर हमारे सैनिक ही इतना विचलित हो जाएंगे तो आम नागरिकों का क्या होगा? सैनिकों के सरदार ने जवाब दिया, महाराज, हम सैनिक होने से पहले एक आम नागरिक ही हैं, परंतु यदि आप हमें धरोहर मानते हैं तो यह आपका बड़प्पन है। महाराज, आप कृपा करके हमें जल्दी बताइए कि बात क्या है। यहां वहां की बातें करके समय बर्बाद न करें। सैनिकों के झुंड का सरदार बोला, महाराज, आज हम उत्तर की तरफ जंगल में गए थे। जब हम वहां से वापस लौट रहे थे तो हमें एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। हम उसे देखकर हैरान रह गए। उसके हाथ और पैर दोनों थे और वह देखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था, परंतु उसके दांत शेर के समान थे और उसका शरीर भी शेर जैसा मजबूत था। महाराज, हम डर के मारे वहां से तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उस जानवर ने हमारे पीछे चल रहे सैनिकों के एक दल पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वह खतरनाक जानवर हमारे एक पूरे दल को खा गया। महाराज, हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। महाराजा सुभाष प्रताप सैनिकों की बात सुनकर बहुत चकित रह गए। राजा बोले, सैनिकों, तुम सब परेशान मत हो। जब तक मैं यहां हूं तब तक किसी भी नगरवासी को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होगी। मैं अभी उस जानवर को पकड़ने का प्रबंध करता हूं। तुम सब जाओ और अब आराम करो। सैनिक राजा की आज्ञा मानकर अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने अपने खास मंत्री चेखलाल से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत उत्तर के जंगल में अपने गुप्तचरों को भेजकर पता लगाए कि आखिर वह कैसा जानवर है जो हमारे नगरवासियों को परेशान कर रहा है। गुप्तचरों को भेजने के बाद आप पूरे नगर में यह ऐलान करवा दें कि उत्तर के जंगल में प्रवेश करना मना है। सभी नगरवासियों को यह बता दें कि वहां एक खतरनाक जानवर है और वहां जाने वाला कोई बच नहीं पाएगा। मंत्री बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमें नगरवासियों को यह बात नहीं बतानी चाहिए। वे बहुत डर जाएंगे। हमें बस उस जंगल में आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए और कारण में कोई दूसरी बात बता देनी चाहिए। इससे हमारे नगरवासी भयभीत नहीं होंगे। राजा बोले, मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। आपको जो ठीक लगे आप तुरंत कार्यवाही में लग जाएं। मंत्री चेखलाल राजा से आज्ञा लेकर महल से बाहर आए और तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उत्तर की तरफ के जंगल में जाएं और वहां की गतिविधियों का गुप्त तरीके से पता लगाकर उन्हें बताए। गुप्तचर जंगल की तरफ निकल पड़े। मंत्री ने अपने नगाड़े वालों को आदेश दिया कि वे तुरंत नगर में राजा का संदेश सुनाए कि कोई भी उत्तर के जंगल में नहीं जाएगा और जब राजा का अगला आदेश आएगा तभी वे वापस जंगल जा सकेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 दिन गुजर गए। गुप्तचर जंगल में हो रही घटना का आंखों देखा
हाल देखकर वापस महल में आ गए। राजा ने पूछा, बताओ महानुभावों, आप क्या खास खबर लेकर पधारे हैं? गुप्तचर बोले, महाराज की जय हो। महाराज, हमने पूरे 2 दिन का समय जंगल में बिताया है, परंतु महाराज, वहां का दृश्य बहुत भयानक और संवेदनशील है। महाराज, वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक नरभक्षी है। उसका अंत करना संभव है महाराज, परंतु उसके लिए एक वीर योद्धा की जरूरत है। ऐसा वीर योद्धा हमारे नगर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। राजा बोले, गुप्तचरों, तुम्हारा काम हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। आगे की चिंता मुझे करनी है। आप सबका धन्यवाद। गुप्तचर राजा की आज्ञा लेकर महल से बाहर अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा को अचानक याद आया कि उनके पास एक जादुई तलवार है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह तलवार जब तक राजा के पास रहेगी, राजा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। राजा ने वह जादुई तलवार उठाई और आधी रात में ही जंगल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद का नजारा जो था, उसे देखकर राजा बहुत डर गए, परंतु उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। जैसे ही नरभक्षी उनके सामने आया, राजा ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। ट्विस्ट, तलवार टकराते ही नरभक्षी अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मायावी महल पल भर में ओझल हो गया हो। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण नरभक्षी नहीं था, बल्कि किसी शत्रु राजा की चाल थी, जो उनके सैनिकों में दहशत फैलाना चाहता था। राजा ने तलवार की जादुई रोशनी से उस मायावी शक्ति का केंद्र खोज निकाला और उसे नष्ट कर दिया। राजा वापस अपने महल लौट आए। अगले दिन राजा ने अपने नगरवासियों में ऐलान करवा दिया कि उस मायावी नरभक्षी को मार दिया गया है, और अब वे सब बिना किसी डर के जंगल की तरफ जा सकते हैं। एक बार फिर राजा के नगर में शांति और चैन का माहौल बन गया था। उधर मखल नगर से लगभग 10 कोस की दूरी पर एक बहुत ही प्यारा गांव बसा था। गांव का नाम संतोषपुर था। संतोषपुर में सिर्फ किसान ही रहा करते थे, जो खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का और नगर का पेट भरते थे। नगर में लगभग 60% अनाज की आपूर्ति इसी संतोषपुर गांव से होती थी, इसीलिए यह गांव बहुत मशहूर था। संतोषपुर में जबरी नाम के एक बहुत ही मेहनती किसान रहते थे। उनके पास कुल 5 बीघा खेती की जमीन थी। वह अपनी पत्नी सोनीकांत के साथ उस जमीन पर खेती करके अपना जीवन गुजारते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ अपने खेत में काम किया करते थे। उन दोनों के विवाह को पूरे 10 वर्ष हो गए थे, परंतु उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। इस बात को लेकर सोनीकांत बहुत उदास रहती थी, परंतु वह यह बात अपने पति जबरी को नहीं बताती थी। जबरी बहुत समझदार थे, वह सब समझ जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जबरी उठे और अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। तुम आज घर पर ही आराम करो। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आज तुम आराम कर लो। सोनीकांत बोली, नहीं स्वामी, आप अकेले खेत में काम करें और मैं घर में पड़ी रहूं। यह मुझसे सहन नहीं होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। जबरी बोले, अरे भाग्यवंती, कैसी बात करती हो? मैं भला घर पर कैसे बैठ सकता हूँ? खेत में फसल लगाना बहुत जरूरी है। अगर फसल लगाने का सही समय निकल गया तो हमारे खेत में अनाज नहीं हो पाएगा, और तुम्हें पता है कि खेती ही हमारे जीवन का सहारा है। सोनीकांत बोली, आप हमेशा मीठी मीठी बातें बोलकर मुझे बहला फुसला लेते हो, परंतु आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं आपके साथ खेत में जरूर चलूंगी। किसान जबरी समझ गए कि यह औरत बहुत जिद्दी है और ये मेरी बात नहीं मानेगी, तो आज खेत का काम बंद ही कर देना चाहिए। जबरी बोले, ठीक है भाग्यवान, आज हम खेत में काम करने नहीं जाएंगे, परंतु तुम ऐसा करो कि अपनी तकलीफ मुझे बता दो। मैं गांव के वैद्य से तुम्हारे लिए दवा बनवा कर ले आता हूँ। दवा खाकर तुम कल तक पूरी तरह ठीक हो जाओगी। इसके बाद हम दोनों पति पत्नी कल जी जान लगाकर पूरे खेत में फसल की रोपाई कर देंगे। तुम अपनी समस्या जल्दी बताओ। सोनीकांत ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और थोड़ी देर बाद बोली, स्वामी, आप कैसे पति है? आपको पता नहीं है कि मुझे किस बात का कष्ट है? आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। हमारे विवाह को 10 साल हो गए, पर हमारे घर में एक भी संतान नहीं है। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है? क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता?
जबरी बोले, अरे भाग्यवंती, ये कोई बड़ी समस्या थोड़ी है। तुम भी नाहक परेशान होती हो। संतान देना तो भगवान का काम है। हो सकता है हमारे कर्मों में संतान सुख लिखा ही ना हो। अब दुखी रहने से या रोने पीटने से हमारी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना। सच को स्वीकार करना सीखो। जो ईश्वर के विधान में होगा उसे कोई नहीं टाल सकता। सोनीकांत बोली, आपकी बात बिल्कुल सच है। मुझे भी लगता है कि हमारी किस्मत में ही दोष है और हमें अपना बुढ़ापा बहुत कष्ट से बिताना पड़ेगा। जबरी बोले, अरे भाग्यवंती, क्यों बेकार की बातें करती हो? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सब कुछ भगवान पर छोड़कर मस्त होकर जीना सीखो। मैं अब वैद्य के पास जा रहा हूं। तुम्हारे लिए एक अच्छी औषधि ला देता हूं, जिसका सेवन करके तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। तुम आराम करो, मैं आता हूं। जबरी अपने घर से वैद्य जी के दवाखाने की तरफ चल पड़े। वह आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि गांव का साहूकार बेचन अपने 2 आदमियों के साथ गांव के एक किसान विद्यांचल को डरा धमका रहा है। जबरी उनके करीब गए और वहां हो रही बातों को ध्यान से सुनने लगे। बेचन बोल रहा था, विद्यांचल, तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। 2 दिन बाद तुम बेघर होने वाले हो। विद्यांचल बोल रहा था, अरे साहूकार साहब, आपका पैसा तो मैंने 5 माह पहले ही दे दिया था। ऊपर से आपका ब्याज भी अलग से जोड़कर दिया था। अब किस बात के पैसे देने हैं आपको? इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। असल में साहूकार बेचन उस गांव का राक्षस था। वह गांव के छोटे और गरीब किसानों को हमेशा अपने जाल में फंसा लेता था, जबकि बड़े किसानों के सामने वह हमेशा अपनी दुम हिलाता रहता था। बेचन के 2 खास चमचे थे। पहले चमचे का नाम मंगरू था और दूसरे चमचे का नाम लंगू था। दोनों उसके लिए पूरे दिन गांव का जायजा लेते थे और शाम को साहूकार के साथ बैठकर दिन भर की गतिविधियों को विस्तार से बताते थे। विद्यांचल अपने चम्मचों के साथ गस्से से भरा हुआ वहां से चला गया। जबरी अभी भी वहीं खड़े थे। जबरी बोले, अरे भाई विद्यांचल, यह साहूकार किस बात का दबाव बना रहा है? इसके कितने पैसे बाकी हैं कि यही तुम्हारा घर ही हड़पने पर तुला है? विद्यांचल बोला, अरे भैया जबरी, अब आपसे क्या बताऊं? इस धूर्त साहूकार ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज से 5 माह पहले मैंने इससे 30 सिक्के उधार लिए थे। इसके बाद कुछ ही दिनों में मैंने ब्याज सहित इसे 35 सिक्के लौटा दिए। फिर मैं आराम से घर चला आया और अपने काम में लग गया। परंतु आज यह अचानक आया और मुझसे 5 सिक्के और मांगने लगा। मैंने इससे कहा कि भाई, मैंने पूरा पैसा लौटा दिया है। तो इसने एक कागज दिखाया जिसमें लिखा था कि मुझे इसे 40 सिक्के देने हैं। इसने मुझसे धोखा करके 40 सिक्के का कागज बनवा लिया है। अब मेरे सामने यह समस्या है कि मेरे घर में सिर्फ 2 सिक्के बचे हैं। फसल तैयार होने में 2 माह लगेंगे। ये उसी का फायदा उठाकर मेरे साथ लूटपाट करना चाहता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके पैसे कहां से लाऊंगा। जबरी बोले, अरे मित्र, चिंता क्यों करते हो? जबरी ने विद्यांचल को 3 सिक्के थमा दिए। इसके बाद दोबारा बोले, मित्र विद्यांचल, मेरे जीते जी तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी। तुम इसका पैसा जल्दी लौटा दो और आज के बाद इसके यहां से कभी कर्ज मत लेना। मैं इसके बुरे कामों से वाकिफ हूं। ये बहुत ही घटिया आदमी है। मैं उसे बहुत समय से जानता हूं। विद्यांचल बोला, आप ठीक कहते हैं भैया। अब मैं जीवन में कभी भी उस साहूकार से उधार नहीं लूंगा। मैं अभी उसके पास जाता हूं और उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक कर आता हूं। जबरी वहां से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद वैद्य जी के घर पहुंच गए। जबरी को देखकर वैद्य जी बोले, आओ बबुआ जबरी, बड़े दिन बाद आए हो। बताओ क्या समस्या हो गई है? जबरी बोला, समस्या तो कुछ नहीं है काका, बस मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसी की दवा लेने आया हूं, आप दवा दे दीजिए। वैद्य जी बोले, देखो भाई जबरी, जब तक तुम यह नहीं बताओगे कि तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है, तब तक दवा कैसे मिलेगी? उसे हुआ क्या है ये बताओ। जबरी बोले, दरअसल वैद्य जी, बात यह है कि मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, परंतु इन सालों में भी मुझे एक भी संतान नहीं हुई।
इसी बात को लेकर मेरी पत्नी सोनीकांत बहुत चिंतित रहती है और चिंता करने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वैद्य जी बोले, अच्छा तो बात ऐसी है। देखो भाई जबरी, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है और मैं तुम्हें झूठ बोलकर कोई औषधि नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। तुम पास के जंगल में चले जाओ, वहां एक तपस्वी संत ने अपना डेरा बनाया हुआ है। अगर तुम उनके शरण में चले जाओगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आशीर्वाद मात्र से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जबरी बोले, कैसी बात करते हो वैद्य जी, अब आप भी अंधविश्वासी बन गए? अरे जमाना कहाँ चला गया और आप आज भी साधु महात्माओं के ढोंग में फंसे हैं। वैद्य जी बोले, देखो भाई जबरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोला हूं और न ही मैं अंधविश्वासी हूं। मैंने तो अपना अनुभव बताया है। लोग वहां जाते हैं और आशीर्वाद लेकर आते हैं। आशीर्वाद लेने वालों का हमेशा संकट टल जाता है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है अपने हिसाब से देख लेना। जबरी बोले, ठीक है वैद्य जी, अब मैं अपने घर चलता हूं। आपसे बहस करना ही बेकार है, आप तो अंधभक्त बन चुके हैं। जबरी वहां से चले गए। ट्विस्ट, परंतु वैद्य जी के घर के पीछे साहूकार बेचन के चमचे मंगरू और लंगू वैद्य और जबरी की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने वैद्य जी को कुछ सिक्कों का लालच दिया और वैद्य ने सारी बात सच सच उन्हें बता दी। वे दोनों तुरंत बेचन के पास पहुंचे। मंगरू बोला, अरे मालिक, एक अजीब खबर लाया हो। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेचन बोला, बताओ बताओ मंगरू, तुम ही तो हो एक जो मेरा असली मित्र हो। क्या खबर लाए हो? मंगरू बोला, आपका सपना टूटने वाला है। जबरी को बहुत जल्द एक बेटा होने वाला है। मैं अभी वैद्य के घर से आ रहा हूं। दरअसल साहूकार बेचन की नजर जबरी के 5 बीघा खेत पर गड़ गई थी। वह जबरी का खेत हड़पना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जबरी का कोई बाल बच्चा नहीं होगा और आने वाले समय में जब जबरी बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे जबरदस्ती जमीन हड़प लेगा। परंतु यह खबर उसके लिए बहुत बुरी खबर थी। बेचन बोला, अरे ससुर मंगरू, तुम आधी अधूरी बात मत बताओ। वहां क्या बात हुई, पूरी बताओ। मंगरू और लंगू ने वहां की सारी बात विस्तार से बता दी। बेचन बोला, अरे कैसी बात करते हो तुम दोनों, भला आशीर्वाद से संतान होती है? ये सब फालतू बातें हैं। मेरा सपना टूटना इतना आसान नहीं है। वैसे तुम दोनों याद रखना, कल से जबरी के ऊपर अपनी पैनी नजर गड़ा देना। मुझे उसकी हर गतिविधि पर ध्यान रखना है। इधर जबरी अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी सोनीकांत बोली, स्वामी, आप दवा लेकर आ गए क्या? वैद्य जी ने क्या कहा? जबरी बोले, अरे क्या कहो, वैद्य का तो दिमाग खराब हो गया है। मैंने उससे दवा मांगी तो वह बोला कि मेरे पास दवा नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है, उसे संतान न होने की चिंता है और किसी चिंता का इलाज नहीं होता। वह मूर्ख बोला कि तुम अपनी पत्नी को लेकर पास के जंगल में चले जाओ, वहां कोई संत है, उसके आशीर्वाद से संतान सुख मिल जाएगा। उस मूर्ख को कौन समझाए कि यह सब फालतू बातें होती है। मैं वहां से चला आया। सोनीकांत मन में सोचने लगी, कितना मूर्ख और भोला है मेरा पति, इसे तपस्वी संतों के बारे में पता ही नहीं है। सोनीकांत बोली, वैसे इसमें गलत क्या है? ठीक तो बोले हैं वैद्य जी, आपको पता नहीं है, संत और तपस्वी के कारण ही हमारा हिमालय पर्वत अपने स्थान पर टिका हुआ है। ये मामूली सी बात क्या चीज है। हम कल ही महात्मा जी के पास जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर आएंगे। जबरी बोले, अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सोनीकांत डांटते हुए बोली, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब आप कुछ भी फालतू बोले तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं। जबरी भीगी बिल्ली बन गई। अक्सर हमारे गांव देहात में पुरुष शेर से भी नहीं डरता है। अगर शेर सामने आ जाए तो वह उससे 2-2 हाथ कर लेगा, परंतु घर में बैठी बीवी से वह थर थर कांपता रहता है। जबरी की हालत अब कुछ बोलने लायक नहीं थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी महात्मा से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम के बाहर ही महात्मा अपना ध्यान लगाए आसन पर बैठे थे। दोनों पति पत्नी उनके सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद महात्मा की आंख खुली। महात्मा बोले, कैसे हो वत्स जबरी? जबरी का माथा ठनका। ये महात्मा जी मेरा नाम कैसे जानते हैं? जबरी ने महात्मा को प्रणाम किया। इसके बाद बोला, महात्मा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? संत बोले,
वत्स जबरी, मैं एक सिद्ध सन्यासी हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम यहाँ क्यों आए हो ये मुझे तुम्हारे आने से पहले ही पता है। तुम जिस उद्देश्य से आए हो तुम्हारा कार्य जरूर सफल होगा। महात्मा ने जबरी को एक आम दिया। इसके बाद बोले, जबरी, तुम यहाँ से अब चले जाओ और ध्यान रहे, यहाँ से जब जाना तो तुम दोनों में से कोई भी पीछे पलटकर मत देखना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक होगा। जबरी और उसकी पत्नी महात्मा का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। घर आने के बाद सोनीकांत ने वह आम खाया। धीरे धीरे 8 माह गुजर गए। 9वें माह में जबरी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जबरी तो खुशी के मारे नाच उठे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। यह खबर साहूकार बेचन को हुई। वह जल भुनकर काला हो गया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया। समय के साथ जबरी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम अशोक लाल था। अशोक अपने पिता जबरी के साथ खेत में काम करने जाने लगा। धीरे धीरे वह खेती करने का सारा गुण सीख गया। अब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। समय के साथ जबरी और उसकी पत्नी बूढ़े होने के कारण दुनिया छोड़ चल बसे। इस बात का दुख अशोक को बहुत हुआ, परंतु पापी पेट सुख दुख नहीं देखता। पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। एक दिन अशोक अपने खेत में मन लगाकर काम कर रहा था, तभी वहां साहूकार बेचन पहुंचा। उसके साथ उसके दोनों चमचे भी थे। बेचन बोला, बेटा अशोक, कैसे हो बाबू? अशोक बोला, बिल्कुल ठीक हो काका जी, आप अपना बताइए, कैसे हैं आप और यहाँ क्यों आना हुआ? बेचन एक कागज का टुकड़ा अशोक को थमाते हुए बोला, बेटा अशोक, तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, जो बिना दिए ही मर गए। वह कर्ज अब तुम लौटा दो, नहीं तो ये खेत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अशोक बोला, काका, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं 16 साल का हो चुका हूं। इतने दिन में आप कभी भी मेरे घर तगादे के लिए नहीं आए। अभी मेरे पिता 2 माह पहले इस खेत में ही खेती करते थे। उस समय तो आप नहीं आए। आप यह धोखाधड़ी बंद कीजिए, कुछ अच्छा काम करना सीखिए। बेचन बोला, बेटा मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे पास सबूत है। ये कागज ध्यान से पढ़ लो। इसमें लिखा गया है कि तुम्हारे बाप ने 200 सिक्के मुझसे कर्ज के रूप में लिए थे। अगर वह सिक्के नहीं लौटा पाए तो उनकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। मैं तुम्हारे ऊपर रहम करके रहने वाला मकान छोड़ रहा हूं, नहीं तो कागज के अनुसार तुम्हारा घर भी मेरा है। अब तुम खुशी खुशी भाग जाओ यहां से, नहीं तो मेरे 2 आदमी तुम्हारी हड्डी का कीमा बना देंगे। अशोक ने खतरा भांप लिया। वह वहां से भागने में ही समझदारी समझा। वह घर आकर विचार करने लगा, साहूकार बहुत धूर्त आदमी है। मैं पंचायत में इसके खिलाफ मुकदमा कर देता हूं। वह तुरंत दौड़कर मेरी जमीन लौटा देगा। तभी अचानक उसे याद आया कि पूरे गांव के लोग तो बेचन के तलवे चाटते हैं। गांव का सरपंच तो उसका चमचा है। वही बोलता है जो बेचन कहता है। बेचन यदि दिन को रात कह दे तो सरपंच उसकी तारीफ करने लगेगा कि वाह वाह, क्या खूब रात है, सूरज रात की जवानी पर है, क्या खूब इस रात में हम धूप सेक रहे हैं। अशोक मन महसूस कर रह गया। गांव में किसी तरह उसका गुजारा हो रहा था। वह सोच रहा था कि शहर चला जाऊं, मगर जा नहीं पा रहा था। कारण थी बेचन की इकलौती बेटी निर्मला, जो अशोक को दिलो जान से चाहती थी। उधर बेचन चाहता था कि अशोक गांव से किसी तरह चला जाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने पिता की जमीन की मांग न कर दे, और हो सकता है पिता के दिए कर्ज के कागजात की मांग कर बैठे, जबकि साहूकार के पास वैसा कोई कागज था ही नहीं। बेचन ने कभी अशोक के पिता को कर्ज दिया ही नहीं था, तो अच्छा होगा वह गांव छोड़ दे। मैंने उसे नकली कागज दिखा तो दिया है, परंतु उसे पता चल गया तो बनी बनाई खीर बिगड़ जाएगी। वह किसी भी तरह यहां से चला जाए बस। अशोक एक दिन गांव छोड़कर निकल पड़ा था, परंतु बेचन की बेटी निर्मला रास्ते में मिल गई और उसे वापस ले आई। वह बोली, तुम गांव से बाहर नहीं जाओगे। जब तक मैं इस गांव में हूं और मेरा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम मेरी आंखों के सामने रहो। बाद में क्या होगा वह तो भगवान जानता है। निर्मला ने उसे रोक तो दिया, पर उसे नहीं पता था कि अशोक खाएगा क्या। सिर्फ निर्मला को देख लेने से उसका पेट तो भर नहीं जाएगा। इसके लिए तो कोई काम करना पड़ेगा, और काम गांव में मिल नहीं रहा था। बेचन ने सभी को अशोक को काम देने से मना कर दिया था।
तो गांव में किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसे काम दे दे। वह अब कितना दिन भूखा रह सकता था। राशन की दुकान पर उसे उधार नहीं मिला, क्योंकि वह दुकान बेचन के द्वारा ही संचालित थी। अशोक थक हार कर जंगल चला गया कि कुछ सूखी लकड़ियां चुन लाएगा, उन्हें बेचकर भोजन का प्रबंध कर लेगा। जंगल में बहुत फल भी मिल जाते हैं, जिसे खाकर आदमी आराम से रह सकता है। अशोक जंगल में गया तो जोरदार बारिश होने लगी। सूखी लकड़ी मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। वह अब फल की तलाश करने लगा, परंतु जंगल में उस वक्त किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जंगल से कोई बिना फल लिए वापस चला जाए। वह निराश होकर वही जंगल के बीच में एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसे एक जंगली बकरा आता हुआ दिखाई दिया। वह बकरे के हाव भाव से डर गया। जंगली बकरा भी इंसान को देखकर आक्रामक हो जाते हैं। उसने सोचा, यह बकरा मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा है, इसका मतलब है हमला करेगा। अशोक ने सोचा, मैं यहां से भाग लेता हूं या फिर किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूं। मगर जब तक वह भागता, बकरा मनुष्य की आवाज में बोल उठा, भागो मत मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आ रहा हूं। मैं एक जादुई बकरा हूं, मुझे साधारण समझने की गलती मत करो। तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। अशोक बोला, बकरा भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा अपना पेट खुद नहीं भर पा रहा, तो तुम्हें कहां से खिला पाऊंगा। मेरे पास तो जगह जमीन भी नहीं है जिसमें तुम्हें चरा सकूं। मेरी जमीन तो साहूकार बेचन ने हड़प ली है। बकरा बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करने के लिए ही साथ चलना चाहता हूं। मैं आपकी जमीन दिलवा दूंगा। बेचन की बेटी निर्मला से आपका विवाह भी करा दूंगा। आपको कभी धन दौलत की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने बताया है ना कि जादुई बकरा हूं मैं लीद गोबर नहीं देता, बल्कि बदले में मोती देता हूं। उन मोतियों को इकट्ठा कर आप बेच सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अशोक उस जादुई बकरे को लेकर अपने घर आ गया। रास्ते में बेचन मिल गया। वह अशोक के साथ एक जंगली बकरा देखकर खूब हंसा। बोला, साले का अपना पेट तो चल नहीं पा रहा, ऊपर से शौकत में जंगली बकरा रखिया है। अशोक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने बकरे को अपने घर के अंदर अपने सोने के स्थान पर ही बैठने की जगह दी। पहले ही दिन में बकरे ने इतना मोती दे दिया कि अशोक के पास बहुत मोती हो गए। वह उन मोतियों से अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लिया। दूसरे दिन के मोतियों से 10 बीघा जमीन खरीद ली। धीरे धीरे इतना धन उसके पास हो गया कि बेचन उसे देखकर परेशान हो गया। गांवों में अक्सर देखने को मिलता है कि किसी के विकास को देखकर गैर लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। बेचन भागता हुआ अपने पालतू सरपंच के पास गया और बताया, क्या सरपंच बने हो? किसी बात की खबर भी है तुम्हें कि गांव में आजकल क्या हो रहा है? सरपंच बोला, बेचन भाई, मैं तो नाम मात्र का सरपंच हूं, जो कुछ हो आप ही हो। वैसे मैंने तो कोई खबर नहीं सुनी। हाँ, एक खबर आ रही है कि राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रखा है। जो कोई भी प्रजा या राजा या राजकुमारी को सबसे महंगा उपहार देगा, राजकुमारी उसी से विवाह कर लेगी। बेचन बोला, यह खबर तो मैंने भी सुनी है, परंतु मेरे में उतनी औकात कहां कि मैं महंगा उपहार राजकुमारी को दे सकूं। सरपंच बोला, प्रयास तो करने ही चाहिए, आप राजकुमारी के लिए सुयोग्य है भी। बेचन सरपंच की बात सुनकर बहुत खुश हो रहा था, जबकि राजकुमारी की उम्र मात्र 16 साल थी और बेचन की उम्र 60 पार कर गई थी। 18 वर्ष की बेटी घर में कुंवारी बैठी थी, परंतु उसको अपना विवाह दिख रहा था। अशोक के पास धन कहां से आ रहा है, इस बात पर दोनों ने गंभीरता से विचार किया। बेचन ने यह फैसला किया कि वह खुद आज पता लगाएगा कि अशोक धन कहां से लाता है। वह रात के समय अशोक के घर के पीछे जाकर छिप गया। वह एक खिड़की से अशोक के घर में देखने लगा। वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। बकरा अशोक से बात कर रहा था। थोड़ी देर में देखा कि बकरा मोती दे रहा है और अशोक उसे अलमारी में रख रहा है। थोड़ी ही देर में अशोक के अमीर होने का राज बेचन को समझ में आ गया था। उसने अब सोच लिया कि उसकी जीत निश्चित है। यदि बकरा हाथ लग जाए तो राजकुमारी भी मिल सकती है। मन में सोच लिया कि आज बकरे को चुरा कर रहेगा। ट्विस्ट, बेचन आधी रात में उठा और अशोक के बकरे को सचमुच में चुरा लिया और तेजी के साथ अपने घर ले आया। वह बकरे को धमकाया कि साले,
अब तू मेरा कहा मान, अब मेरे लिए मोती दे, और ऐसा मोती दे कि मैं उस मोती को राजकुमारी को दूं। राजकुमारी मुझे पसंद कर ले। बकरा बोला, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं एक बूढ़े आदमी के लिए क्यों काम करूं? मैं तुम्हें कोई मोती नहीं देने वाला। बेचन बोला, बकरे साले, तुमने यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। वह एक तलवार लेकर बकरे के पास आया। बकरा बोला, अरे बेचन भाई, नाराज हो गए? अरे मैं तो मजाक कर रहा था और आप तो गंभीर हो गए। अरे मैं आपको बहुत खूबसूरत मोती दूंगा। वह मोती उपहार में पाकर राजकुमारी आपका ही वरण करेगी। बकरे ने मोती बेचन को दिए। बेचन ने उन मोतियों का एक सुंदर माला बनवाया और राजमहल चला गया, जहां राजकुमारी का स्वयंवर था। उसने राजकुमारी को उपहार में वह मोतियों का माला दिया। राजा को अपना वचन पूरा करना पड़ा। बेचन जैसे बूढ़े आदमी से राजकुमारी का विवाह करने को तैयार हो गए। ट्विस्ट, जब राजकुमारी के साथ फेरे पड़ने लगे, तभी वह मोतियों का माला अचानक टूटकर जमीन पर बिखर गया। जब उसे उठाया गया तो वह मोती नहीं बल्कि बकरे का मेघनी, गोबर निकला। राज्य के दरबार में यह देखकर जबरदस्त हंगामा हो गया। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। धोखाधड़ी और बेशकीमती उपहार के नाम पर राजा को ठगने के जुर्म में बेचन को पकड़ा गया। बेचन को जल्द ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। बकरे से ज्यादती करना बेचन को भारी पड़ गया। जब निर्मला को पता चला कि उसका पिता फांसी चढ़ गया तो उसके घर में और कोई था ही नहीं। वह अकेली रह गई। वह तुरंत अशोक से विवाह कर ली। बेचन की सारी संपत्ति अशोक की हो गई थी। अशोक निर्मला और अपने मोती देने वाले बकरे के साथ चैन की जिंदगी जीने लगा। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में अवतार सिंह नाम के बहुत बड़े जमींदार रहते थे। उनके पास विशाल महल के अलावा हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़ में बाग और कई हजार गायों का गौशाला था। जमींदार अवतार सिंह बहुत मशहूर थे और नेक दिल इंसान थे। उनके चार बेटे थे जो दूसरे नगर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके यहाँ बहुत से नौकर चाकर काम करते थे, परंतु वह नौकरों पर रौब नहीं जमाते थे। कुछ नौकर तो उनके आंखों के सामने कुछ अनाज चोरी कर लेते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते थे। परंतु यदि कोई दूसरा नौकर शिकायत कर देता कि जमींदार साहब, आपका वह नौकर चोरी कर रहा है, तब वह चोरी करने वाले को सजा भी देते थे। एक बार कोई अनजान आदमी उनके बाग से फल तोड़ रहा था। नौकरों ने उसे पकड़ लिया। उसे बांधकर जमींदार साहब के पास ले आए। जमींदार साहब ने देखा कि मात्र एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं, तो थोड़ा हैरान हुए। नौकर तो रोज थैले भरकर चोरी छिपे फल तोड़ ले जाते हैं, परंतु एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं। जमींदार साहब नौकरों से बोले, तुम लोग जाओ, अपना काम देखो, मैं इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जब नौकर चले गए तो अवतार सिंह उस नौजवान से बोले, बेटे माफ करना, दरअसल बड़े लोगों के पास अपनी आंख नहीं होती, मगर सुनने के लिए कान अवश्य होते हैं। कानून का यही नियम है। मेरे नौकर मेरी आंखों के सामने चोरी करते हैं, परंतु देखते हुए भी मैं अंधा हूं। और जब नौकर बिना गलती के भी किसी को पकड़ लाते हैं, तो मैं यह जानते हुए कि वह बेगुनाह है, फिर भी उसे सजा देनी पड़ती है, क्योंकि सुनने के लिए मेरे पास कान है और उसके खिलाफ गवाह है। अब मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूं। तुम भाग जाओ, परंतु ध्यान रहे, किसी नौकर की पकड़ में मत आना, नहीं तो तुम्हें सचमुच सजा मिल जाएगी। वह लड़का बोला, जमींदार साहब, मैं आपके पास काम के लिए आ रहा था। भूख लगी थी तो पेड़ से गिरा एक फल उठा लिया, तो मुझे उस नौकर ने पकड़ लिया जो खुद पेड़ से फल तोड़ रहा था। मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। मेरा नाम चंचल है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अनाथ हूं। आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। जमींदार ने उसे अपना हाथ सेवक रख लिया। अब चंचल जमींदार साहब का सबसे भरोसेमंद सेवक था। वह जमींदार साहब की खूब सेवा किया करता था। उधर जमींदार साहब के बेटे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट आए। वे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। जमींदार साहब की राज दरबार में अच्छी पहुंच थी। फल, सब्जी, दूध, दही और अनाज सब जमींदार साहब के यहाँ से ही राज दरबार जाता था। इसलिए राजा रानी जमींदार साहब का बहुत सम्मान करते थे। इधर कुछ दिनों से जमींदार साहब की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी।
एक तो उम्र का असर और ऊपर से बीमारी की वजह से जमींदार साहब को लगने लगा था कि अब वह बच नहीं पाएंगे। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि मेरे बाद मेरे बेटे जमीन जायदाद के लिए आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जमीन जायदाद ऐसी चीज है जो भाई को भाई से अलग करा देती है। वे जायदाद के लिए मरने मिटने पर उतर आते हैं। जमींदार साहब ने अपने नौकर चंचल को बुलाया और समझाया कि वह चार बड़ी बड़ी हंडियां मिट्टी के बर्तन लाए। जब वह हंडियां ले आया तो जमींदार साहब ने चारों हंडियों में अलग अलग चीजें भरकर अपने नौकर से अपनी चारपाई के चारों बायों के नीचे गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और बताया कि बेटो, अब मेरे जाने का समय आ गया है, परंतु तुम लोग चिंता मत करना और न ही मेरे लिए दुखी होना, क्योंकि संसार का यही नियम है, जो आया है उसे अवश्य जाना है। मैंने अपने धन का बंटवारा तुम चारों में बराबर बराबर भाग में कर दिया है और अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे गाड़ दिया है। अभी अपना अपना पाया चुन लो और मेरे मरने के बाद अपना अपना हिस्सा निकाल लेना। और हाँ, मेरा यह नौकर चंचल मेरे बाद मेरे छोटे बेटे के हिस्से में रहेगा। चारों भाइयों ने अपना अपना पाया चुन लिया। बंटवारा करने के कुछ दिन बाद ही जमींदार साहब का निधन हो गया। चारों भाइयों ने जमींदार साहब के अंतिम संस्कार के बाद अपना अपना हिस्सा निकालने के लिए आए। बड़े भाई के हिस्से में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण आए। उसकी हंडिया में यही सब भरा था। दूसरे भाई की हंडिया में सोने की मोहरें भरी थी। तीसरे भाई की हंडिया में कुछ पशुओं की हड्डी और फलों की गुठली भरी थी। चौथे की हंडिया में सिर्फ मिट्टी भरी थी। दो बड़े भाई तो बहुत खुश थे कि पिताजी ने हमें हीरे जवाहरात दिए हैं, सोने के सिक्के दिए हैं। छोटे दोनों भाई अपने पिता से बहुत नाराज थे कि हमारे पिता ने हमारी किस गलती के कारण हमें कंगाल कर दिया। बहुत मजाक किया है पिताजी ने हमारे साथ। वे अपने पिता को भला बुरा कहने लगे। तब उनके नौकर चंचल ने बताया कि भाई, मालिक ने कहा था कि सबको बराबर हिस्सा देकर जा रहा हूं। उनकी बातों में और इन हड्डियों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आप सब पहले किसी अच्छे जानकार से इन हंडियों का रहस्य समझे। चारों भाइयों को लगा कि चंचल ठीक कह रहा है, हमें अवश्य ही किसी ज्ञानी की मदद लेनी चाहिए। चारों भाइयों ने बहुत सारे विद्वान लोगों से सलाह ली, परंतु किसी ने हड्डियों का रहस्य सही नहीं बता पाया। तब चंचल ने बताया कि आप सब राज दरबार जाइए और राजा से मिलिए। राजा ही एकमात्र ज्ञानी है जो इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चारों भाई चंचल की बात मानकर राज दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार से मुलाकात हो गई। राजकुमार चारों भाइयों को जानता था तथा बहुत प्रेम से मिलता था, परंतु आज बहुत बेरुखी से मिला। जब चारों ने राजकुमार से राजा साहब के बारे में पूछा कि क्या राजा साहब दरबार में मौजूद हैं, तो राजकुमार ने बताया, हाँ मौजूद तो है, परंतु पागल हो गए हैं। इतना कहकर राजकुमार चला गया। चारों भाई सोचने लगे कि अच्छा भला राजा पागल कैसे हो गए। शायद राजकुमार का मूड ठीक नहीं है या राजा से लड़कर आया होगा। चलो किसी और से पता करते हैं। आगे जाने पर राजकुमारी बाग में टहलती हुई मिली। वह बहुत कम कपड़ों में मदमस्त होकर टहल रही थी। चारों भाइयों ने सोचा राजा के विषय में राजकुमारी से पूछ लेते हैं, परंतु एक साथ उसके पास चारों का जाना ठीक नहीं रहेगा। उसने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। चारों के जाने से वह बुरा मान जाएगी। सबसे छोटा भाई जाए और पूछ कर आए। छोटा भाई राजकुमारी के पास गया। उसे अपनी ओर आते देख राजकुमारी ने सोचा, जमींदार का बेटा मुझ पर मोहित हो गया है और शक्ल सूरत का कोई बुरा नहीं है, शरीर से भी तंदुरुस्त है। मेरी शादी तो इसके साथ भी जम सकती है। छोटे जमींदार ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, राजा साहब दरबार में हैं? राजकुमारी ने कहा कि तुम्हें राजा से मिलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद हो, परंतु राजा ही अंधे हो चुके हैं। जाओ अपने घर लौट जाओ। वह आह भरती हुई आगे निकल गई। छोटे भाई ने आकर अपने भाइयों से बताया कि राजकुमारी कह रही है कि राजा अंधे हो चुके हैं। चारों भाई फिर आगे बढ़े। संयोग से रानी मिल गई। वह तालाब की तरफ जा रही थी। चारों भाइयों ने रानी को प्रणाम किया और पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं? तब रानी ने कहा कि राजा तो एक माह पहले मर गए।
अब तुम लोग किससे मिलने जा रहे हो? चारों ने सोचा, यह सब क्या हो रहा है? राजकुमार कहता है, राजा पागल हो गए हैं। राजकुमारी को राजा अंधी दिखते हैं, रानी को राजा मरा हुआ दिखते हैं। चलो द्वारपाल से पूछते हैं। चारों ने जब द्वारपाल से पूछा कि राजा साहब दरबार में है, द्वारपाल बोला, हाँ हाँ, दरबार में मौजूद है और अकेले बैठे हैं, उनसे मिलने का सही मौका है। चारों भाई राजा के पास गए और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताई कि मेरे पिता अवतार सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और मरने से पहले हम 4 भाइयों में बंटवारा कर दिया था। एक भाई को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के आभूषण मिले हैं, दूसरे को हंदिया में सोने का सिक्का मिला है, तीसरे को हंदिया में कुछ जानवरों की हड्डी और फल की गुठली मिली है, जबकि चौथे को मिट्टी भरा घड़ा मिला है। पिताजी का क्या तात्पर्य था, हम समझ नहीं पाए हैं। कृपया आप हमें बतलाने की कृपा करें। राजा ने कहा कि जिन्हें हीरे जवाहरात मिले हैं, उन्हें हंडिया के अलावा घर में मौजूद सभी हीरे जवाहरात उसी के हिस्से में मिले हैं। जिन्हें सोने की मोहरें मिली है, उसे घर के सभी मोहरें और अशर्फियां मिली है, और जिन्हें हड्डी और गुठली मिली है तो समझ लो उसे बाग बगीचा और गौशाला मिला है, और जिन्हें सिर्फ मिट्टी मिली है उन्हें सारी जमीन मिली है। अब तुम चाहो तो आपस में तालमेल बैठाकर फेर बदल कर राजी खुशी रह सकते हो। चारों भाई राजा की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। तब चारों भाइयों ने कहा कि तीन सवाल आपके अपने घर के हैं, अगर आप नाराज ना हो और इजाजत दें तो हम पूछें। राजा बोले, अवश्य पूछो। तब बड़े भाई ने बताया कि हमसे बाहर जाते हुए राजकुमार मिले। हमने उनसे पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं, तो उन्होंने बताया, हाँ है, परंतु पागल हो गए हैं। हमने आपके बारे में राजकुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दरबार में तो हैं, परंतु अंधे हो चुके हैं। जब हमने यही सवाल रानी साहिबा से किया कि आप दरबार में हैं, तो रानी साहिबा ने कहा कि आप तो 1 माह पहले मर गए। राजा बोले, रानी का कहना ठीक है कि मैं 1 माह पहले मर चुका हूं। वास्तव में रानी चाहती है कि मैं सब कुछ भूलकर पहले की तरह उससे प्यार करता रहूं, परंतु मैं अब वैसा नहीं कर सकता। मुझे प्रजा और बेटे बेटियों का ख्याल भी रखना है। 1 माह से मैं राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में हूं, इसलिए रानी से कोई खास बात नहीं हुई है। इसीलिए रानी को मैं मरा हुआ लगता हूं। राजकुमार को तुरंत राजगद्दी चाहिए, परंतु मैं उसे तब राजगद्दी सौंपूंगा जब वह संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ले और किसी सुयोग्य राजकुमारी से विवाह कर ले। उसकी मांग पूरी नहीं करने के कारण उसे मैं पागल लगता हूं। आजकल राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद आ जाता है। वह चाहती है कि मैं उसका विवाह किसी से भी कर दूं। उसकी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण मैं उसे अंधा दिखता हूं। इश्क एक थोड़े समय का रोग है जो हमेशा नहीं रहता, 1-2 साल बाद उतर जाता है। राजकुमारी की शादी हम किसी गरीब से कर दें तो आज तो उसे अच्छा लगेगा, परंतु 2-4 साल बाद उसे अपने काम खुद करने पड़ेंगे। भोजन उसे स्वयं बनाना पड़ेगा। तब उसे समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दी है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी पिता चाहता है कि उसकी बेटी को भरपूर प्यार मिले, साथ में उतना धन दौलत मिले कि वह जिंदगी भर राज कर सके। राजा की बात सुनने के बाद चारों भाई अपने घर को आ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चा ज्ञान ही हर मुश्किल को आसान कर सकता है। बेचैन का लालच उसे ले डूबा, जबकि राजा का ज्ञान उनके परिवार और राज्य दोनों को संभालता रहा। एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। उस गांव में एक बहुत ही वैद्यराज रहते थे जिनका नाम ज्ञानसुख था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनकी औषधियों पर बहुत विश्वास करते थे। वो गांव में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे। वैद्य जी को इसी बात का दुख सताता था। कई बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा, बेटा, मुझसे औषधियों का ज्ञान सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मेरे बाद इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? अगर तुम इसे सीख लोगे तो घर का खर्चा भी निकलेगा और ये परंपरा भी चलती रहेगी। लेकिन सदानंद इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक बार वैद्य जी बहुत बीमार पड़ गए और उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी।
वैद्य जी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को तब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कुछ नहीं सीखा। वह अब भी कुछ सीख सकता था, इसलिए वह अपने पिता के पास पहुंचा। उस समय गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्य जी ने उसे एक नुस्खा बताया और सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन ही पाए। वैद्य जी ने कहा, हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। वह महिला दवा लेकर चली गई और सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और रात में उनका निधन हो गया। सदानंद ने वैद्य की परंपरा को संभालने का फैसला किया और औषधालय खोल लिया। सुबह से शाम तक वह दुकान पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी मरीज नहीं आया। शाम होते होते एक धोबिन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? धोबिन ने कहा, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन था। उसके बिना मैं क्या करूंगी? ये सुनकर सदानंद ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। धोबिन ने वह चूर्ण खाया और फिर उसे बार बार दस्त लगने लगे। पूरा दिन इसी तरह बीत गया और वह खेतों में ही दौड़ती रही। शाम को धोबिन जब दूर खेत में गई तो देखा कि उसका गधा एक कोने में चल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रात में ही वो वैद्यराज के पास गई और दवा के पैसों के साथ कुछ बख्शीश भी दे आई। उस नगर के राजा की रानी से उसकी अच्छी पहचान थी, इसलिए रानी ने धोबिन से अपने दिल की बात साझा की। रानी ने कहा, महाराज आजकल राजकाज में इतने व्यस्त हैं कि महल में आने का भी समय नहीं निकाल पाते। कई दिन हो गए हैं वो महल में दिखे तक नहीं। रानी बहुत परेशान थी। धोबिन ने जब रानी के कपड़े देने गई तो देखा कि रानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने तुरंत पूछा, महारानी जी क्या बात है? आज आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज अब महल में नहीं आते। सुना है वो दूसरी शादी की सोच रही हैं। ये सुनकर धोबिन को भी बहुत दुख हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी जी एक उपाय है। रानी ने उत्सुकता से पूछा, धोबिन क्या उपाय है? जो भी हो मैं करने को तैयार हूं। धोबिन ने कहा, हमारे गांव में एक वैद्यराज है, बहुत ही गुणी है और हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। रानी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और उन्हें तुरंत यहां लेकर आओ। दासी दौड़कर गई और वैद्यराज को रानी की समस्या बताई। वैद्यराज ने सुना तो थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, यहां तो मैं धांधली कर रहा था, अब अगर मेरी पोल खुल गई तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन रानी का आदेश ठुकराना भी संभव नहीं था। उसने सोचा, न जाना भी खतरनाक होगा, दोनों तरफ से मरना तय है तो जाना ही बेहतर है। वैद्यराज ने अपना झोला उठाया और रानी के पास चले गए। उन्होंने रानी को दवा दी। हरड़ और सनाई का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ खा लें। रानी ने दवा खाई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। महाराज को खबर मिली तो वो तुरंत सारे काम छोड़कर महल आ गए। पूरी रात उन्होंने रानी की देखभाल की, जिससे रानी बहुत खुश हुई। अगले दिन रानी ने धोबिन से कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कड़वी तो बहुत थी, पर असर भी जबरदस्त हुआ। मुझे पूरा फायदा हुआ। रानी ने अपनी मोतियों की माला निकालकर धोबिन को दी और कहा, जाओ वैद्यराज को तुरंत बुलाकर लाओ। धोबिन तुरंत गई और वैद्यराज को ले आई। वैद्यराज महारानी से मिलने में घबराए हुए थे। सोच रहे थे कि कहीं दवा का गलत असर तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने रानी को देखा तो राहत की सांस ली। रानी ने महाराज से कहा, महाराज आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है। इन्हें राजवैद्य बना दीजिए। महाराज ने रानी की खुशी के लिए राजवैद्य बनने का आदेश दे दिया। सदानंद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत अचानक ऐसे पलटेगी। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सताने लगा। उसे लगने लगा कि यह तो धोखाधड़ी थी। अब आगे अगर पोल खुली तो क्या होगा, और जब अगली बार कोई मुश्किल आई तो वो क्या करेगा। वास्तव में उसकी असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने अचानक से आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी
पड़ोसी देश के राजा ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी हम क्या करेंगे? हमारी तैयारी भी अधूरी है। महारानी ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, इसका समाधान है महाराज। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या समाधान है महारानी? महारानी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे राजवैद्य सदानंद जी के पास हर मर्ज की दवा है। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन राजवैद्य युद्ध के मामले में क्या कर सकते हैं? दवा का यहाँ क्या काम? महारानी ने गर्व से कहा, महाराज, जब उनके पास हर समस्या का हल है तो हमें उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। राजा अब भी संदेह में थे, लेकिन रानी के कहने पर उन्होंने तुरंत दासी को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो वह घबरा गए। मन में सोचने लगे, अब क्या मुसीबत आ गई है? क्या किसी की तबीयत बिगड़ गई है या कोई और परेशानी है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दासी ने कहा, वैद्यराज, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। सदानंद के दिल में भय था, लेकिन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हरड़ और स्नाई की पोटली उठाई और महल की ओर चल दिए। महाराज के सामने पहुंचकर सदानंद ने प्रणाम किया और पूछा, कहिए महाराज, क्या हुक्म है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्यराज, पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। हमारी सेना तैयार नहीं है और दुश्मन की सेना सीमा पर तंबू लगा चुकी है। अब इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? इस संकट में आप ही कुछ कर सकते हैं। सदानंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने सोचा, भला युद्ध का कोई इलाज हो सकता है क्या? लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हरड़ और सनाई का चूर्ण निकाला और महाराज से कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उन्हें एक एक पूड़िया खिला दीजिए। महाराज ने वैद्यराज की बात मानते हुए सभी सैनिकों को वह दवा खिला दी। दवा का असर हुआ और सभी सैनिकों को दस्त लग गई। अब सैनिक दिन भर में 20-20 बार दिशा मैदान के लिए जा रहे थे। उधर पड़ोसी राजा ने 2 जासूस भेजे थे जो राज्य की सेना की स्थिति का जायजा ले रहे थे। जासूस ऊंचे टीले पर खड़े होकर देख रहे थे कि राज्य के सैनिक सुबह सुबह कैसे बार बार दिशा मैदान के लिए बाहर जा रहे हैं। जासूसों ने सोचा, सवेरे के समय जब सैनिक दिशा मैदान के लिए निकलते हैं तो उनकी गिनती करना आसान होगा। दोनों जासूस जो सैनिकों की गिनती करने में जुटे थे, देखते देखते अंधेरा घिर आया। जब सैनिक सुबह के वक्त दिशा मैदान के लिए आने लगे तो जासूसों ने उनकी गिनती शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे थकने लगे। आखिरकार जब रात हो गई तब उनमें से एक जासूस घबराया हुआ अपने राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और हाँफते हुए बोला, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पड़ोसी राजा ने पूछा, क्या हुआ? जासूस ने जवाब दिया, महाराज, हमारी सेना में जो जासूस थे उन्होंने हमें झूठी खबर दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों की गिनती में गलती कर दी। हमारे जासूसों ने जो संख्या बताई थी वो गलत थी। असल में उनकी सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। हम सुबह से गिनती में लगे हैं, लेकिन उनके सैनिक लगातार आ जा रहे हैं और हम थक चुके हैं। उनकी गिनती अब भी पूरी नहीं हुई है। जासूस की बात सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा ने कहा, तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली? जासूस बोला, महाराज, हमने सवेरे से ही उनकी सेना की गिनती करना शुरू कर दिया था, परंतु उनकी संख्या का सही आंकड़ा अब तक नहीं मिल सका है। हो सकता है हमारे जासूस पकड़े गए हों और हमें फंसाने के लिए गलत खबर भेजी हो। पड़ोसी राजा ने यह सुनते ही अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, सेनापति, तुरंत हमारी सेना को यहां से निकाल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सेनापति ने आदेश का पालन किया और तुरंत डेरा तंबू उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। इधर राजा, मंत्री, सेनापति, सदानंद और राजमहल के अन्य लोग एक साथ बैठे हुए थे। ये सोच रहे थे कि कब हमला होगा, लेकिन पूरी रात शांति बनी रही। सुबह होते ही उनके जासूस दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने गए और देखा कि वहां तो केवल धूल उड़ रही है। जहां तंबू और खेमे लगे थे वहां अब सिर्फ गड्ढे और निशान बचे थे। जासूसों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत वापस लौटे और राजा को खबर दी, महाराज, पड़ोसी राजा तो डरकर भाग गए।
ये सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। सदानंद ने भी अपने भाग्य को सराहा। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन बहुत असरदार है। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए। साथ ही उनके लिए एक महल भी बनवाया और कहा, अब आप यहीं रहिए। सदानंद बड़े आराम से महल में रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सदानंद के दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी उनके साथ रहने आ गए थे। वे कुछ नहीं करते थे, बस खाते पीते और सोते रहते थे। सदानंद की पत्नी रोज उन्हें ताने देती और गुनगुनाती रहती कि ये निकम्मे बैठे बैठे खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते। परमानंद अब भाभी की रोज रोज की चिकचिक से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वह नौकरी जरूर ढूंढेगा। उसने अपनी भाभी से कह दिया, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। परमानंद रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को वह वापस आकर खाता पीता और सो जाता। अगले दिन परमानंद फिर से नौकरी की खोज में निकला। सदानंद की पत्नी को शक था कि ये आलसी बस बहाना बना रहा है। उसे लगता था कि अगर सच में नौकरी ढूंढ रहा होता तो अब तक उसे मिल चुकी होती। भाभी अक्सर कहती, कब तक इसे खिलाया जाएगा, ये बस बहाने बना रहा है। परमानंद खुद भले ही डरपोक था, पर डींगे मारने में माहिर था। उसकी इस आदत की वजह से सदानंद की पत्नी को हमेशा शक रहता कि वो सच में नौकरी ढूंढने नहीं जाता। एक दिन परमानंद ने भाभी से कहा, भाभी, मेरे लिए खाने का कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। उसकी भाभी ने मन में एक योजना बनाई और 30 लड्डू बनाकर उनमें घातक जहर मिला दिया। जब परमानंद अगले दिन नौकरी की खोज में जाने को तैयार हुआ तो उसने भाभी से पूछा, भाभी, मेरा खाना तैयार है और जलपान बांध दो। भाभी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जलपान बांध दिया और बोली, तिवर जी, तुम्हारा जलपान तैयार है, ले जाओ और अब कभी लौट कर मत आना। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी, अब मैं नौकरी ढूंढकर ही लौटूंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं। ये कहकर उसने अपना घोड़ा तैयार किया, खाने की पोटली ली और चल दिया। चलते चलते उसने अपने राज्य की सीमा पार की और शांतिनगर की सीमा में प्रवेश किया। शांतिनगर उस समय डाकुओं के आतंक से थर थर कांप रहा था। डाकुओं का एक बड़ा गिरोह, जिसमें 30 दुर्दांत डाकू शामिल थे, पूरे राज्य में खौफ का माहौल बनाए हुए थे। वे डाकू बवंडर की तरह आते, लूटपाट करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। राजा ने इन डाकुओं को पकड़ने या मारने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन कोई भी इनका पता नहीं लगा पाया था। परमानंद जब शांतिनगर के घने जंगलों में पहुंचा तो उसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसने एक मैदान में पहुंचकर घोड़े को रोका और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अभी वह गहरी नींद में था, तभी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कई घुड़सवार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसका घोड़ा बंधा हुआ है। ये वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उसके पास आया और उसकी पोटली खींच ली। उन्होंने आसपास देखा, पर और कुछ नहीं मिला। वह डाकू पोटली लेकर अपने सरदार के पास गया और बोला, सरदार जी, इसके पास यही एक पोटली है और कुछ नहीं। सरदार ने कहा, लाओ देखते हैं इस पोटली में क्या है। पहले माल देखो, फिर उस आदमी का काम तमाम करेंगे। जब सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू निकले। सभी डाकू भूख से व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे लड्डू खा ली। लड्डू खाते ही उन्हें नींद आने लगी और वे सभी लुढ़क कर सो गए। उधर जब परमानंद की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ 30 लोग बेसुध पड़े हैं। वह चौंक गया और सबको हिलाकर देखा, पर कोई नहीं हिला। उसने पहचाना कि यह वही डाकू है जिनकी चर्चा उसने अपने राज्य में सुनी थी। परमानंद ने सभी डाकुओं के कान काटे और उन्हें एक चादर में बांध लिया। फिर वह शांतिनगर में एक धर्मशाला में ठहरा। आराम से खाना खाकर वह सो गया। सुबह उठकर जब वह नगर में घूमने निकला तो देखा कि चौक में एक बड़ी सभा लगी हुई है। नगरवासी खुशी से बतिया रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया है। परमानंद भी वहां तमाशा देखने लगा। राजा जैसे ही पुरस्कार की घोषणा करने वाले थे, परमानंद ने उनके सामने आकर कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने अगर डाकुओं को मारा है
तो जरा इनसे पूछिए कि इनके कान कहाँ है। अब तक किसी ने उन डाकुओं के कानों पर ध्यान नहीं दिया था। सभी लोग डाकुओं के कान देखने के लिए झुके। अरे ये क्या, ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात थी। उन डाकुओं के कान सचमुच गायब थे। राजा ने सेनापति से पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ है। मंत्री और सेनापति दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी परमानंद आगे आया और बोला, ये जवाब नहीं देंगे महाराज। डाकुओं को इन्होंने नहीं बल्कि मैंने मारा है, और ये बस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने फिर सेनापति से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं। लेकिन सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जवाब क्या देते। परमानंद ने तुरंत एक चादर खोलकर दिखाया जिसमें डाकुओं के कान बंधे हुए थे। उसने कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उनके पद से हटा दिया और परमानंद को राज्य का नया सेनापति बना दिया। इसके साथ ही उसे 30 मार खां की उपाधि दी गई। अब परमानंद शांतिनगर का सेनापति बन चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। अब परमानंद के अच्छे दिन आ गए थे। धन, सम्मान और हर तरह की सुख सुविधा का अंबार लग गया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। सेनापति पद से हटाए जाने के बाद भी पुराने सेनापति ने अपनी बेटी का विवाह परमानंद से कर दिया, ये सोचकर कि इतना साहसी योद्धा शायद इस धरती पर कोई और नहीं है। परमानंद की जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन मुसीबत जल्द ही दस्तक देने वाली थी। उन दिनों छोटे छोटे राज्य अक्सर एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। जो राज्य कमजोर पड़ता उस पर हमला कर उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। शांतिनगर का पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर था, जिसका राजा दुर्जन सिंह था। वह लंबे समय से शांतिनगर के राजा स्वरूप सिंह को कमजोर मानकर इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह समय समय पर शांतिनगर पर छोटे मोटे हमले करता रहता था, जिससे राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे। लेकिन अब जब उनके पास परमानंद जैसा साहसी योद्धा आ गया था, जिसने 30 डाकुओं का सफाया कर डाला था, तो उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ने लगी थी। उन्होंने तत्काल सभा बुलाई और मंत्री को बुलाकर कीर्तिनगर पर हमला करने की योजना बना डाली। राजा ने बिना परमानंद से पूछे ही फैसला कर लिया। जब परमानंद को यह बात पता चली तो उसके मन में आया कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसे इतना गुस्सा आया कि अगर उसके पास भाभी के बचे हुए लड्डू होते तो वह राजा को भी खिला देता। लेकिन यह सब सिर्फ उसके मन की बातें थी। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी, अपनी सेना सजाइए और कीर्तिनगर पर ऐसा हमला कीजिए कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। इतना कहकर राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित हार की कल्पना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। परमानंद ने जब राजा की बातें सुनी तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा ने उसे अस्तबल में जाकर अपना घोड़ा चुनने का आदेश दिया। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि उनमें से एक घोड़ा 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। उसने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सेना लड़ाई करेगी और मैं बच जाऊंगा। उसके इस घोड़े को चुनने पर मंत्री ने उसकी तारीफ की और राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने समझदार हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है कि यह अपनी एक पैर को आराम देता रहता है, इसलिए लगता है कि यह 3 पैरों पर खड़ा है, लेकिन भागने में यह सबसे तेज होता है। बेचारे परमानंद को यह बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को चुन लिया। राजा ने खुश होकर कहा, वही तो सेनापति जी, उनके बराबर का योद्धा कोई नहीं है। परमानंद जब युद्ध के लिए घर से विदा लेने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे घोड़े पर अच्छी तरह से बांध दो। उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, स्वामी ऐसा क्यों? परमानंद ने साहस जुटाते हुए कहा, ताकि मैं युद्ध करते वक्त गिर न जाऊं। मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा और मैदान जीतकर लौटूंगा। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें घोड़े से मजबूती से बांध दिया। एक तलवार उनकी कमर में थी और 2 तलवारें उन्होंने हाथों में पकड़ ली और फिर वह युद्ध के लिए रवाना हो गए।
परमानंद के लिए वह घोड़ा किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जिसे वह लमड़ा समझ रहे थे, वह तो हवा से बातें करता था। जैसे ही घोड़ा भागा, परमानंद के डर के मारे होश उड़ गए। उन्होंने अपने देवी देवताओं को याद करते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज को युद्ध के नगाड़ों की धुन में सैनिकों ने समझा कि वह जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए नारे लगा रहे हैं। सैनिकों में जोश और बढ़ गया और वे जोर जोर से जयघोष के नारे लगाने लगे। घोड़ा तेजी से भाग रहा था और परमानंद अब उससे मुक्ति पाना चाहते थे। वह चारों ओर देख रहे थे कि कोई सहारा मिले तो उसे पकड़ ले। तभी उन्होंने देखा कि दो पेड़ पास आते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और अपनी तलवारें फेंक दी। जैसे ही घोड़ा पेड़ों के बीच से निकला, परमानंद ने पेड़ को पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद घोड़ा रुक जाए। लेकिन घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वह और तेजी से भागा और वह पतले पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की हालत बहुत भयानक हो गई थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को तैयार किया हुआ था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, उन्होंने देखा कि सामने से एक भयानक योद्धा आ रहा है। परमानंद के भयानक स्वर और उनके हाथों में पेड़ देखकर कीर्तिनगर का सेनापति डर गया। वह पहले ही परमानंद की बहादुरी के किस्से सुन चुका था और अब इस रूप में उन्हें देखकर और भी भयभीत हो गया। उसने सोचा, यह योद्धा जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है, वह कितना बलवान होगा। इससे तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपना घोड़ा घुमाया और तेजी से वहां से भाग गया। जब सेनापति 30 मार खां के सैनिकों ने उसे भागते देखा, तो वे भी उसके पीछे पीछे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। परमानंद की सेना ने जब यह देखा तो वे खुशी से झूम उठे। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने उन्हें घोड़े से उतारकर अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। चारों ओर से सेनापति की जय, सेनापति की जय के नारे गूंजने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव भेज दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिनगर भी स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह, जो लंबे समय से इस जीत का सपना देख रहे थे, आज उसे सच होते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने परमानंद को अकूत संपत्ति और उपहार दिए, जिसमें हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात से भरे थाल शामिल थे। जब विजयी सेना और सेनापति परमानंद 30 मार खां वापस लौटे, तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सेनापति का शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने परमानंद के लिए खजाने के द्वार खोल दिए और एक शानदार महल बनवाया। अब परमानंद राजा के सबसे खास व्यक्ति बन चुके थे और उनके दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। इसी बीच ब्रह्मानंद विजयनगर की सीमा में दाखिल हुआ। वह वर्मन के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मुझे आपके यहाँ सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। राजा वर्मन ब्रह्मानंद की बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम क्या काम करोगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा थोड़ा चौंके और नाराजगी भरे स्वर में बोले, इतने बड़े पद पर तुम्हें कैसे रख सकता हूं? ऐसे तो कई लोग आते हैं। हर किसी को ऐसे ही थोड़ी ना इस पद के लिए रखा जा सकता है। यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तुम यह साबित करो कि तुम मेरे वर्तमान सलाहकार से ज्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रखूंगा। पहले यह साबित करो कि तुम इस पद के योग्य हो। ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मुझमें दिमाग की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। राजा ने सोचा, यह अपनी ही तारीफ कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देख ही लेते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगा। अगर तुम तीनों में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा और जो भी वेतन मांगोगे वह तुम्हें दूंगा। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, अगर मैं सफल हो गया तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए और मुझे रोज 1000 मोहरे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ, पहले आज 1000 मोहरे कमाकर दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नौकर भेज रहा हूं जो तुम पर नजर रखेगा और मुझे सब विवरण बताएगा कि तुमने कैसे मोहरे कमाई।
ब्रह्मानंद राजा की बताई जगह पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती योजना आ गई। उसने देखा कि जहां वह बैठा था उसके चारों ओर ऊंची नीची अटारियां थी जो बड़े बड़े सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे राजा ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तारे गिनने का काम सौंपा है। मैंने इधर के तो तारे गिन लिए हैं, लेकिन आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूं। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो इस नौकर से पूछ लीजिए। उसने अपने साथ आए हुए नौकर की ओर इशारा किया और नौकर ने भी तुरंत स्वीकृति में सिर हिला दिया। सेठ ने ऐसा अजीबोगरीब काम सुनकर हैरानी से पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मानंद ने कहा, आपको ऊपर की 2 मंजिलों की अटारियां तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे दिख सकेंगे। आपकी अटारियों ने उन तारों को ढक रखा है। सेठ परेशान हो गया और बोला, मेरे कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? यह तो असंभव है। ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, मजबूरी है, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे। सेठ ने जब सुना कि ब्रह्मानंद उसकी अटारी को तोड़ने की बात कर रहा है तो उसने उससे विनती करते हुए कहा, भाई, आप अपना कोई और इंतजाम कर लीजिए, कहीं और बैठकर तारे गिन लीजिए, लेकिन मेरी अटारी को मत छेड़िए। इसके बदले में मैं आपको 100 मोहरे दे देता हूं। ब्रह्मानंद ने वो मोहरे रख ली और फिर दूसरे सेठ के पास जाकर वही बात दोहराई कि उसकी अटारी तारे गिनने में बाधा डाल रही है, इसलिए उसे तोड़ना पड़ेगा। इस सेठ ने भी उसे 100 मोहरे दे दी। इस तरह ब्रह्मानंद ने 1000 की जगह 2000 मोहरे जमा कर ली और राजा को जाकर सौंप दी। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नौकर से सारा हाल पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, वास्तव में तुम तो बड़े ही चतुर हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मानंद को बुलाया और कहा, ब्रह्मानंद, आज तुम्हारी जूती नदी के पुल पर लगाई जाती है। जाओ और वहां से 1000 मोहरे कमाकर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा महाराज, और जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वहां भारी भीड़ है। माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा हुआ है। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान में लग गया और लहरें गिनने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह नदी के किनारे पहुंचे एक बड़े जहाज को रोककर बोला, रुक जाओ, मैं यहाँ लहरें गिन रहा हूँ। यहाँ बांध बनने वाला है और मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने मुझे इस काम पर लगाया है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती है। ब्रह्मानंद ने उधर की नावों और जहाजों को वहीं रोक दिया और इधर की नावों को इधर रोक दिया। 1 घंटे में वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोग परेशान होने लगे। सभी लोग दौड़ दौड़कर ब्रह्मानंद के पास आकर कहने लगे, कृपया हमें जाने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इन जहाजों पर माल लदा हुआ है, हमसे चाहे 50 मोहरे ले लो, पर हमें निकलने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखता हूं। थोड़ी ही देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों का ढेर लग गया। रात को जब वह राजा के पास लौटा तो उसने थैली राजा के सामने रख दी। राजा ने मोहरों को देखा और नौकर से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा बोले, वाह, सच में यह व्यक्ति बहुत ही चतुर है। अब इसकी सिर्फ एक ही परीक्षा बाकी है। अगले दिन राजा ने ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया गया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहां का अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। सुबह से ही लोग वहां स्नान कर रहे थे, आरती कर रहे थे और गंगा की लहरों में लाली उतर आई थी। दोपहर को राजा ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद, जाओ मेरे लिए बिना पैसे दिए 1 किलो घी लेकर आओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वह मटकी लेकर बाजार की ओर चल दिया। राजा ने उसके साथ एक नौकर भेज दिया। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, भाई, हमारे मालिक यहाँ पास में ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए,
दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। ब्रह्मानंद ने कहा, पहले मैं अपने मालिक को दिखा दूं, अगर उन्हें पसंद आ गया तभी तो लूंगा। थोड़ी देर बाद वह घी की मटकी लेकर लौट आया और उसे दुकानदार को वापस देते हुए कहा, तुम नकली घी बेचते हो? हमारे मालिक ने देखा तो नाराज हो गए और इस मटकी को फोड़ने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यह दुकानदार का है और नष्ट हो जाएगा, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है। दुकानदार थोड़ा घबरा गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं घी वापस कर लेता हूँ। उसने घी को वापस अपने बर्तन में डाल दिया, लेकिन मटकी में थोड़ा घी लगा रह गया। ब्रह्मानंद ने उसे एक बर्तन में डाल लिया और फिर दूसरे दुकानदार के पास जा पहुंचा। वहां भी उसने वही बात दोहराई और इस प्रकार घंटों तक वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमता रहा। अब उसकी मटकी थोड़ा थोड़ा घी से भर चुकी थी। फिर उसने वह बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने देखा और कहा, पूरा घी हो गया? ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज्यादा ही है। महाराज ने नौकर से सारा हालचाल पूछा तो उसने सिर हिलाया और सारी बात बता दी। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके पहले वाले सलाहकार वाकई इतने बुद्धिमान नहीं थे। राजा ने वापस आकर उस सलाहकार को हटा दिया और ब्रह्मानंद को अपना नया सलाहकार नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद राजा का दाहिना हाथ बन गया। सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेता था और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन भी बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। ये कहानी है जमील नाम के एक छोटे लड़के की। ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरह मेहनत, लगन और ईमानदारी से एक अनाथ गरीब बच्चा अपने जीवन की सभी मुश्किलों को पार करके एक सफल और नेक इंसान बनता है। इस प्रेरणादायक सफर को सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह किस्सा आज से लगभग 50 बरस पहले का है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम जमील था। उसकी उम्र तब 10 बरस की थी। वह जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसका नाम सिकंदराबाद था। जब वह केवल 3 बरस का था तभी उसकी मां का साया उसके सिर से उठ गया था और जब वह 8 बरस का हुआ तो उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जमील के पिता एक गरीब मजदूर थे। दिन भर कड़ी मेहनत करते, तब कहीं जाकर उन्हें भरपेट भोजन मिल पाता था। कुछ दिन बीमारी में गुजारकर जब उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली तो घर में कफन दफन के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। मोहल्ले के लोग उनकी गरीबी और तंगी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके कुछ पैसे जमा किए। इस तरह जमील के पिता को मिट्टी नसीब हुई। जमील की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सलीमा था। वह सिर्फ 6 बरस की थी। जमील अपनी इस बहन को बहुत प्यार करता था। पिता के चले जाने के बाद वह उसका जी बहलाता, उसके आराम और खुशी का पूरा ध्यान रखता। वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे सलीमा को दुख पहुंचे। मोहल्ले के लोगों को इन दोनों बच्चों पर दया आ गई थी। उन्होंने शुरू में उनके खाने पीने के लिए कुछ रुपए भी जमा किए, मगर कुछ ही दिनों बाद किसी को भी उनकी परवाह नहीं रही। अब वे दोनों बहन भाई ही इस दुनिया में अकेले थे। सौभाग्य से जमील और सलीमा की एक फूफो भी थी। वह रोज आकर बच्चों के लिए खाना पका दिया करती थी। करीब 2-3 महीने तक किसी न किसी तरह उनका खर्चा चलता रहा, पर जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्हें फाके होने लगे। फूफो बेचारी खुद बहुत गरीब और लाचार थी। इन बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए उनके पास इतने पैसे कहाँ थे। जब चारों ओर से कोई मदद नहीं मिली तो एक दिन फूफो ने मजबूर होकर जमील से कहा, बेटा, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें सारी उम्र खुशी खुशी खिलाती पिलाती और कलेजे से लगाए रखती। अब तुम्हें ही कोई काम करना पड़ेगा, तभी गुजारा चल पाएगा। एक ट्विस्ट ये है कि हमारे इसी मोहल्ले में खान साहब रहते हैं। उन्हें एक लड़के नौकर की तलाश है। वह तुम्हें 5 रुपये महीना देने को तैयार है। खाना और कपड़ा भी मिलेगा। इससे तुम्हारा खाने कपड़े का खर्च चल जाएगा। ये जमाना सस्ता है, इसलिए इसमें से 2 रुपये सलीमा के लिए काफी होंगे। अगर कुछ कमी पड़ी तो मैं मेहनत मजदूरी करके पूरी कर दिया करूंगी। मेरा विचार है कि तुम यह नौकरी कर लो। जमील की उम्र तो अभी खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और बेफिक्र होकर मजे उड़ाने की थी, मगर इस बेसहारे जमील को ये बातें कैसे नसीब होती।
उसे तो यहाँ रोटी कपड़े के भी लाले पड़े थे। जमील बच्चा तो था, लेकिन फूफो की बात उसकी समझ में आ गई। वह गरीब और लाचार था, मगर उसे भीख मांगकर खाना जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपनी और अपनी बहन की खातिर नौकरी करने को हामी भर दी। वह खुद भूखा रह सकता था, पर उसे यह गवारा नहीं हुआ कि उसकी प्यारी बहन सलीमा को भूखा देखे। जमील अगले ही दिन खान साहब के यहाँ गया। उन्हें तो नौकर की जरूरत थी ही, इसलिए उन्होंने उसी वक्त उसे काम पर रख लिया। जमील वहां दिल लगाकर काम काज करने लगा। खान साहब बहुत अमीर आदमी थे, मगर उन्हें पढ़ना लिखना नाम को भी नहीं आता था। उनकी पत्नी भी अपने पति की तरह अनपढ़ थी। उनके 4-5 बच्चे भी थे। जब माँ बाप ही अनपढ़ हों तो बच्चों का हाल क्या पूछना। सब एक ही रंग में रंगे हुए थे। जो बड़े थे वे और कड़े, अक्खड़त थे, और जो छोटे थे वे और खोटे, शैतान। वे सब जिद्दी, कामचोर और बात बात पर हाजिर जवाब थे। पढ़ने लिखने और मदरसे के नाम से वे कोसों दूर भागते थे। दिन भर घर में डंडे बजाते और ऊधम मचाते फिरते थे। बाहर जाते तो पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा लेते थे। पड़ोस के बच्चों के तो उन्होंने नाक में दम कर रखा था। खान साहब खुद एक नंबर के बदमिजाज थे। बात बात पर गुस्सा करना, गालियां देना और मारना पीटना उनकी आदत में शामिल था। उनकी पत्नी का मिजाज भी ऐसा ही तेज था। वह हर वक्त तेवर चढ़ाए रहती थी। बेचारे जमील की तो क्या ही औकात थी। जब वह अपने गुस्से पर आती थी तो अपने खुद के बच्चों तक को रोई की तरह धूप कर रख देती थी, बुरी तरह मारती थी। खान साहब और उनकी बेगम दोनों बदमिजाज होने के बावजूद भी जमील का गुजारा किसी न किसी तरह चल सकता था। असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब खान साहब के बच्चे छोटी छोटी बातें बनाकर जमील की शिकायतें अपनी अम्मा से करने लगे। वह उन शिकायतों को सच मान लेती थी और बस फिर क्या था, बेचारे जमील की शामत आ जाती। वह उसे इतनी बेदर्दी से मारती कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। जमील यह सब सहता था, तब कहीं जाकर उसे खान साहब के यहाँ से 1 रुपया बचा खुचा खाना और फटा पुराना कपड़ा नसीब होता था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। 6 महीनों में जमील की हालत इतनी खराब हो गई कि अगर कोई दुश्मन भी उसे देखता तो उस पर तरस जरूर खाता। एक और नया मोड़ तब आया जब खान साहब अचानक एक सख्त बीमारी की चपेट में आ गए। उन्होंने कस्बे में रहकर हर तरह का इलाज करवाया, मगर जरा भी फायदा नहीं हुआ। फिर लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे दिल्ली जाकर हकीम अजमल साहब खान को अपनी नब्ज दिखाए। उस जमाने में उनके जैसा महान हकीम पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं था। यह सलाह खान साहब को सही लगी। उन्होंने उसी वक्त दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने जल्दी जल्दी सफर का सामान बांधा और अपनी सेवा के लिए जमील को भी साथ ले लिया। वे बस अड्डे पर आए, लारी, बस में सवार हुए और लगभग 1.5-2 घंटे में आराम से दिल्ली पहुंच गए। जमील ने इससे पहले कभी दिल्ली तो क्या, कोई शहर भी नहीं देखा था। उस शहर की सफाई, आबादी, रौनक, जबान और तहजीब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तक तो वह कुएं के मेंढक की तरह यही समझता था कि सिकंदराबाद से बढ़कर कोई जगह नहीं है और जिंदगी गुजारने का बस एक ही तरीका है, खान साहब के घर की गुलामी। मगर दिल्ली में आकर 2-4 दिन में ही ये बात उसकी समझ में आ गई कि यदि आदमी दुख उठाने के लिए तैयार हो तो नौकरी से बेहतर और बहुत से काम है। दिल्ली में उन्हें 8-10 दिन ठहरना पड़ा। खान साहब तो हकीम के यहाँ जाते और जमील दिल्ली की गलियों और बाजारों की धूल छानता। जमील ने यहाँ की आजाद जिंदगी देखी और उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह किसी न किसी तरह खान साहब के फंदे से निकलेगा और जिंदगी गुजारने का कोई और रास्ता खोजेगा। दिल्ली चूंकि दिल्ली थी, पर फिर भी यहाँ घर जैसा आराम कहाँ। हकीम साहब ने पूरी तवज्जो दी, बीमारी बताई, नुस्खा दिया और खाने पीने में परहेज रखने की हिदायत दी। खान साहब का इलाज शुरू हो गया। दवाओं ने अपना असर दिखाया, तबीयत बेहतर होने लगी और तंदुरुस्ती के आसार नजर आने लगे। इस इलाज के सिलसिले में उन्हें दिल्ली में कुछ और दिन रुकना पड़ा। इतने दिन घर से दूर रहकर खान साहब घबरा गए। इसी घबराहट में उन्होंने वापस घर जाने का निश्चय कर लिया। हकीम साहब से मुलाकात की, उनकी हिदायतों पर अमल करते हुए 20-22 रोज की दवाएं खरीदी और सिकंदराबाद के लिए चल पड़े। इस बार उन्होंने रेल में सफर करना बेहतर समझा।
उनका ख्याल था कि जितना आराम रेल में मिलता है उतना लारी में कहाँ। खान साहब तो सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से सवार हो गए। उन्होंने जमील को टिकट दिया और कहा, तुम तीसरे दर्जे के किसी डिब्बे में बैठ जाओ। खान साहब ये कहकर अपनी जगह पर आराम से लेट गए। जमील सलाम करके वहां से चला। उसने सोचा, दिल्ली में रह जाने का इससे बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है। सिग्नल गिरा, गार्ड ने सीटी दी और हरी झंडी दिखाई। रेल आहिस्ता आहिस्ता चली, फिर जरा तेज हुई और फिर तो इतनी तेज हो गई कि थोड़ी ही देर में नजरों से ओझल हो गई। जमील प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह घबराया, सहमा और डरा हुआ था, मगर हिम्मत करके उसने खुद को संभाला। खान साहब ने उसे टिकट तो दे ही दिया था। वह टिकट दिखाकर स्टेशन से बाहर निकल आया। उस वक्त उसके पास एक पैसा भी नहीं था। ये बेबसी देखकर उसका जी भर आया। एक पराई शहर में इस तरह अकेले रह जाने पर वह खुद को बुरा भला कहने लगा। वह इसी सोच में सड़क पर खड़ा था कि एक शरीफ सूरत मुसाफिर किसी गाड़ी से उतरे। कुल्ली ने उन्हें सीधा सादा समझकर दरवाजे पर ही उनका सामान रख दिया और अपनी मजदूरी लेकर चलता बना। उन साहब को किसी ऐसे मजदूर की तलाश हुई जो उनका सामान उनके घर तक पहुंचा दे। जमील यह देखकर आगे बढ़ा और बोला, मैं आपका सामान पहुंचा दूं? मुसाफिर ने पूछा, तुम ये सामान फतेहपुर तक ले जा सकोगे? जमील बोला, जी हां। मुसाफिर ने पूछा, क्या मजदूरी लोगे बेटा? जमील ने जवाब दिया, आप जो कुछ भी दे देंगे मैं खुशी से ले लूंगा। मुसाफिर को घर पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने कोई और बात नहीं की। ट्रंक और बिस्तर जमील के सिर पर रखा, हैंडबैग अपने हाथ में उठाया और दोनों फतेहपुर की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में मुसाफिर अपने मकान पर पहुंच गए। उन्होंने खुश होकर जमील को 4 आने दिए। ये 4 आने जमील की नजरों में उस वक्त 4000 रुपये के बराबर थे। वह इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के नाचने लगा। मुसाफिर का सामान रखकर जमील फिर बाजार में आया। यहां उसने उस जमाने के एक पढ़े लिखे बाबू साहब को मिठाई की एक हल्की सी टोकरी और कुछ कागजों का पुलिंदा ली खड़ा पाया। वह साहब इधर उधर देख रहे थे कि कोई मजदूर मिल जाए। इतने में उनकी नजर जमील पर पड़ी। उन्होंने पूछा, अरे ओ लड़के, मजदूरी करेगा? जमील कहने लगा, जी हां। कहने की देर थी कि बाबू साहब ने मिठाई की टोकरी और कागजों का पुलिंदा जमील के हवाले कर दिया। सामान ही क्या था। जमील वह लेकर उनके साथ हो लिया और ये चीजें उनके घर पहुंचा दी। उन्होंने भी इसे 2 आने मजदूरी दी। इस तरह उसके पास अब 6 आने हो गए। इतने में रात हो गई। वह जामिया मस्जिद आया। नाना बाई, रोटी बनाने वाला, की दुकान पर खाना खाया। जमाना सस्ता था, चंद पैसों में पेट भर गया। बाकी पैसों को उनकी में अच्छी तरह दबाकर वह जामिया मस्जिद के दरवाजे की सीढ़ियों पर पड़कर सो गया। एक नए शहर में यह तन्हाई की अकेली रात किसी न किसी तरह गुजर ही गई। अब उसके सामने मेहनत का मैदान था। वह सुबह उठा, वुजू, हाथ मुंह धोना किया, नमाज पढ़ी और खुदा से दुआ मांगी। मस्जिद से बाहर आया, पैसों के भुने चने लेकर चबाए, पानी पिया। दूसरे मजदूरों को देखकर उसने भी एक छोटी सी झिल्ली, कपड़े का झोला खरीदी और बाजार में घूम फिर कर मजदूरी शुरू कर दी। ये सच है कि जो अपनी मदद करता है खुदा भी उसकी मदद करता है। अल्लाह ने उसकी मेहनत में ऐसी बरकत दी कि शाम तक उसने 8 आने कमा लिए। 8-10 दिन तक उसका यही तरीका रहा। रोज खाने पीने के बाद 4-6 आने उसके पास बच जाते थे। अब उसने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली। इस तरह उसके रहने का एक अपना ठिकाना हो गया। इस दौरान 2-4 आदमी भी उसे जानने लगे थे, इसलिए मजदूरी मिलना भी आसान हो गया। जमील की उम्र अगरचे कम थी, फिर भी उसमें चंद ऐसी खूबियां थी जो बहुत से मजदूरों में नहीं होती। वो बहुत साफ सुथरा रहता था। कपड़े मैले हो जाते तो खुद धो लेता। किसी से बात करता तो नरमी और अदब से करता। नाक भौहें चढ़ाना, बिगड़ना और बुलबुलाना तो वह जानता ही नहीं था। वह अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहता। वह हमेशा सच बोलता। जो काम भी उसे दिया जाता वो बहुत अच्छी तरह और होशियारी के साथ करता। वह कभी काम से जी नहीं चुराता था। काहिल, निकम्मे और आवारा लोगों से दूर रहता था। वह अपने काम से काम रखता था। यही तमाम बातें उसकी कामयाबी का कारण बन गई।
अभी उसे दिल्ली आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, मगर इतने कम समय में उसे इतनी आमदनी हो गई कि कोठरी का किराया और खाने पीने का खर्च अदा करने के बाद भी 5 रुपये नकद उसके पास बच गए। इस कामयाबी से उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने इस रकम में से 2 रुपए अपनी बहन सलीमा के लिए अपनी फूफो के नाम सिकंदराबाद भेज दिए। 3-4 रुपये खर्च करके कपड़े सिलवाए, 1 जोड़ा जूता खरीदा और जरूरत की 2-4 छोटी मोटी चीजें और भी ले ली। इस तरह 3 महीने गुजर गए। वह हर महीने 2 रुपये अपनी बहन को भेजता, कोठरी का किराया अदा करता और अच्छा खासा खाना खाता रहता। इस दौरान कभी ऐसा भी हुआ कि पूरे पूरे दिन मजदूरी नहीं मिली। ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ न कुछ बचाते रहने की आदत उसके बहुत काम आई। उसकी जिंदगी मजे से गुजरने लगी। वह अपना मालिक खुद था। जमील मजदूरी भी करता और हर बात पर गहरी नजर भी रखता। थोड़े ही दिनों में उस पर यह बात खुली कि जितनी कद्र और इज्जत पढ़े लिखे आदमी की होती है, उतनी इज्जत अनपढ़ आदमी की नहीं होती। यह देखकर उसके दिल में पढ़ने लिखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर किसी स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ना उसके बस की बात नहीं थी। अगर वह ऐसा करता तो मजदूरी के लिए वक्त कैसे निकालता, और अगर पैसे नहीं आते तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती। एक दिन शाम के वक्त वह खाना खाने के लिए जामिया मस्जिद गया। उसने बाजार के एक नुक्कड़ पर कुछ आदमियों को खड़े पाया। वह उनके करीब आया तो मालूम हुआ कि वे एक नया इश्तहार पढ़ रहे हैं। जमील ने एक साहब से पूछा, क्यों जी, इसमें क्या लिखा है? वह बोले, अजमेरी दरवाजे पर एक मदरसा है, अरबिक कॉलेज उसका नाम है। उस कॉलेज में पढ़ने वाले चंद उस्तादों और ऊंचे दर्जे में पढ़ने वाले चंद लड़कों ने एक मदरसा खोला है। यह रात के वक्त पढ़ाई हुआ करेगी और वे सब दरीब पढ़ सकेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, मगर मजदूरी की वजह से दिन में पढ़ नहीं पाते। जमील ने पूछा, पढ़ाई का क्या देना पड़ेगा? वह बोले, कुछ भी नहीं, मुफ्त पढ़ाई होगी, फीस नहीं ली जाएगी। दरीब और शौकीन पढ़ने वालों को पढ़ने की किताबें और लिखने का सामान भी मुफ्त मिलेगा। ये सुनते ही जमील पर खुशी का खून दौड़ने लगा। वह इतना खुश हुआ गोया उसने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। यहां से आगे बढ़कर उसने पहले तो खाना खाया, फिर पूछता पूछता सीधा अरबिक कॉलेज पहुंचा। कॉलेज के एक बड़े कमरे में पढ़ाई हो रही थी। 10-11 छोटी बड़ी उम्र के गरीब लड़के बैठे पढ़ रहे थे। एक नौजवान उस्ताद उन्हें पढ़ा रहा था। यह नौजवान मोहम्मद इरफान साहब थे, जो अरबिक कॉलेज की बई क्लास में पढ़ते थे। उन्हीं की कोशिश से कॉलेज के कुछ और लड़कों में कौमी खिदमत, समाज सेवा का शौक पैदा हुआ था और अब ऐसी जमात बन गई थी जो अपने खाली वक्त में अनपढ़ लोगों और लड़कों को पढ़ाती थी। मोहम्मद इरफान एक हंसमुख नौजवान थे। उनके चेहरे से हमदर्दी साफ जाहिर होती थी। जमील ने उन्हें सलाम किया। वह खुद आगे बढ़ाए। जमील ने बहुत कोशिश की, मगर मोहम्मद इरफान के सामने वह कुछ न बोल सका। इरफान मुस्कुराए और बड़ी नरमी से पूछा, मियाँ, तुम यहाँ पढ़ना चाहते हो? जमील बोला, जी हाँ। इरफान ने पूछा, रोज आ सकोगे? ये तो नहीं होगा कि आज हाजिर और कल गायब। इस तरह पढ़ाई नहीं होगी। अगर रोज आते और रोज पढ़ते रहे तो उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों में कुछ न कुछ आ जाएगा। जमील ने रोज आने का वादा किया। इरफान साहब ने उसका नाम और पता अपने रजिस्टर में लिख लिया। इस तरह जमील की पढ़ाई का आगाज हो गया। उस्ताद की हमदर्दी और शफकत, दया और शागिर्द शिष्य के शौक और मेहनत का क्या असर होता है, यह बात जमील की पढ़ाई के नतीजे देखकर अच्छी तरह समझी जा सकती है। जमील को अभी तक खान साहब जैसे लोगों से वास्ता पड़ा था। उसने मोहम्मद इरफान और उनके साथियों का बर्ताव देखा तो समझा कि आदमी दरअसल ऐसे होते हैं। नरमी से बात करना, मोहब्बत से समझाना, पढ़ने वालों की मुश्किलों को समझना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी हिम्मत बंधाना और उनकी भलाई की कोशिश में बिना किसी स्वार्थ के लगातार लगे रहना, ये सारी खूबियां रात के इस मदरसे के हर उस्ताद में मौजूद थी। जमील खुद दिल से पढ़ना चाहता था। उनका अच्छा बर्ताव तो सोने पर सुहागा हो गया। जमील दिन भर मजदूरी करता, शाम को खाना खाकर सीधा अरबिक कॉलेज आ जाता। यहाँ पूरे 2 घंटे पढ़ाई होती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मजदूरी के लालच में अपना पढ़ना छोड़ दिया हो। 1 साल गुजर गया। जमील की मेहनत और पढ़ाने वालों की मोहब्बत रंग लाई। इतनी सी अवधि में
जमील ने चौथी जमात क्लास तक की पढ़ाई खत्म कर ली। दूसरे साल वह छठी जमात के इम्तिहान में शामिल हुआ और तीसरे साल उसने मिडिल का इम्तिहान पास कर लिया। वह उर्दू और अंग्रेजी में खत पत्र लिखने में माहिर हो गया। वह कई मिडिल पास लड़कों से बेहतर ही था। पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी जारी रही। हाँ, उसमें कुछ फर्क आ गया। अब उसे ऐसे काम मिलने लगे कि वक्त कम खर्च होता और मजदूरी ज्यादा मिलती। वह इस दौरान लगातार सिकंदराबाद जाकर अपनी बहन और फूफो से मिलता रहा। एक आध बार वह खान साहब से भी मिलने गया। वह जमील की पढ़ाई और तरक्की का हाल सुनकर बहुत खुश हुए। नाराज होने के बजाय उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। मोहम्मद इरफान को उससे खास हमदर्दी हो गई थी। जब वह मिडिल पास कर चुका तो उन्होंने उसे अंग्रेजी टाइपराइटिंग सीखने पर लगा दिया और कुछ जानकार दुकानदारों से सिफारिश कर दी कि अगर उन्हें टाइप का काम करवाना हो तो वे जमील से करवाए। इस तरह जमील को मामूली मजदूरी से छुटकारा मिल गया। उसका काम हल्का हो गया और उसकी आमदनी बढ़ गई। अब उसे पढ़ने लिखने के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा। मोहम्मद इरफान के कहने पर जमील ने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी में पूरे 2 साल लगाए और लगातार नियम से की गई मेहनत का यह फल मिला कि वह दिल्ली बोर्ड के इम्तिहान में सबसे अव्वल प्रथम आ गया। अब क्या था, उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से 50 रुपए महीने का वजीफा स्कॉलरशिप भी मिलने लगा। इस कामयाबी से उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वह अरबिक कॉलेज में दाखिल हो गया। वह कॉलेज के समय कॉलेज में पढ़ता और अपना खाली वक्त दुकानदारों की चिट्ठियां टाइप करने में गुजारता। साथ ही रात के मदरसे में दूसरे लड़कों को पढ़ाता। यहाँ ज्यादातर मजदूर ही पढ़ने आते थे। वह खुद भी मजदूर रह चुका था, इसलिए वह उनकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझ सकता था। मोहम्मद इरफान अगरचे कॉलेज की तालीम से फौरिग स्नातक हो चुके थे, फिर भी रात के मदरसे में अब भी सरगर्मी से हिस्सा लेते थे। जमील मोहम्मद इरफान का बहुत अच्छा सहायक माविन साबित हुआ। उसकी कोशिश से रात का मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जमील की आमदनी उस जमाने में किसी भी तरह 50 रुपए महीने से कम नहीं थी, मगर वह हमेशा चादर के अनुसार पांव फैलाता था, अपनी आय के अनुसार खर्च करता था। उसने अपने कस्बे में एक छोटा सा घर बनवा लिया। उसकी बहन और फूफो का गुजारा भी खुशहाली फराखी से होने लगा। उसने अपनी बहन सलीमा को भी कस्बे के मदरसे में दाखिल करवा दिया था। जब सलीमा मिडिल पास कर चुकी तो जमील अपनी फूफो और बहन को भी दिल्ली ले आया और एक अच्छा खासा साफ सुथरा खुला और हवादार मकान किराए पर लेकर इज्जत के साथ रहने लगा। उधर जमील ने बाय पास किया, इधर सलीमा मैट्रिक में कामयाब हो गई। जमील ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गरीबों की खिदमत भी की। शहर की भलाई के कामों में उसने कुछ न कुछ हिस्सा लिया था, इसलिए उसकी कामयाबी से शहर के बहुत से लोगों को काफी खुशी हुई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। शहर के बड़े बड़े आदमियों ने उसे मुबारकबाद दी। उसने वह करने के बाद सरकारी नौकरी के मुकाबले का इम्तिहान भी पास कर लिया और सरकारी दफ्तर में 50 रुपये महीने तनख्वाह पर नौकरी करने लगा। नौकर हो जाने के थोड़े ही समय बाद दिल्ली के एक दौलतमंद सौदागर व्यापारी की लड़की से जमील की शादी हो गई। बीवी भी मिली तो ऐसी कि 10 उंगलियां 10 चिराग, बहुत खूबसूरत, हुस्न सौंदर्य और सूरत सुभान अल्लाह, सीरत चरित्र माशाअल्लाह। उस पर अच्छी बात यह कि वह पढ़ी लिखी और समझदार थी और फिर अपने माँ बाप की इकलौती संतान। ये सौदागर बहुत दाना, समझदार, तजुर्बेकार और दुनिया देखा हुआ था। उसे अपनी बुढ़ापे ज़ईफ़ी के जमाने में किसी हमदर्द, ईमानदार, मेहनती और सहायक रफीका की जरूरत थी। जमील से बढ़कर हमदर्द, ईमानदार और मेहनती सहायक उसे कौन मिल सकता था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जमील के साथ यही खूबियां देखकर की थी। एक दिन उन्होंने जमील से कहा, अब तुम ये सरकारी नौकरी छोड़ दो और मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम्हारे खर्च की भरपाई किफायत दुकान करेगी। इस वक्त तुम्हें 50 रुपए महीना मुआवजा वेतन मिलेगा, मगर तुम्हारी मेहनत और कार्य कुशलता कारगुजारी देखकर जल्द ही इसमें इजाफा बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। जमील खुद भी सरकारी नौकरी को गुलामी समझता था। उसे व्यापार तिजारत में बहुत दिलचस्पी थी। उसने यह सलाह मान ली और अपनी मेहनत और लगन से
दुकान की साख प्रतिष्ठा को चंद ही साल में 10 गुना बढ़ा दिया। कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सौदागर साहब ने यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपना सारा कारोबार जमील पर छोड़ दिया और खुद आराम की जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह काम करते हुए कुछ साल और गुजर गए। जमील व्यापार और कारोबार से खूब अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसे दुकान से 500 रुपये महीना तनख्वाह मिलने लगी, इसलिए दिल खोलकर खर्च करने पर भी उसने थोड़ी बहुत रकम जमा कर ली थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि वह सौदागर यानी जमील के ससुर साहब बीमार पड़ गए। जमील दुकान में बैठा काम की देखभाल कर रहा था कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया और जमील को बुलाकर ले गया। अपने ससुर की गंभीर बीमारी देखकर जमील के होश उड़ गए। वह बहुत घबराया, मगर उनके समझाने पर उसने खुद को संभाला। ससुर साहब बोले, बेटा, मेरी हालत अब इतनी नाजुक है कि मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। ये सिविल सर्जन साहब और मेरे चंद दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सब के सामने वसीयत विल करता हूँ। आज से मेरी दुकान और कुल दौलत के मालिक तुम हो। मैंने तुम्हें हर तरह से परखा, आजमाया है। मैंने तुम्हें हमेशा खरा और सच्चा पाया है। मुझे उम्मीद है मेरे मरने के बाद भी ये खूबियां तुम में रहेंगी और मेरी बेटी भी आराम और चैन के साथ जिंदगी गुजारेगी। ये कहकर उन्होंने वसीयत के कागज पर दस्तखत किए। सब हाजिर उपस्थित लोगों की गवाही कराई और वह कागज जमील के हवाले कर दिया। जमील ने बड़ी हिम्मत और संयम जब्त से काम लिया, फिर भी उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसने भर्राई हुई आवाज में अपने ससुर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपना फर्ज हमेशा उसी तरह अदा करता रहेगा जिस तरह अब तक अदा करता रहा है। ससुर साहब के मरने के बाद जमील एकदम लाखों रुपए का आदमी हो गया। इतनी दौलत होते हुए भी उसमें वही नरमी और सादगी रही जो उससे पहले थी। उसने इस दौलत से बहुत अच्छा काम लिया। अपने ससुर की याद में गरीबों की तालीम के लिए एक मदरसा जारी किया। उस मदरसे की शानदार इमारत बनवाई। वह इस मदरसे का सारा खर्च भी खुद उठाता और निगरानी भी खुद ही करता। हजारों बच्चे और बड़े इस मदरसे की वजह से पढ़ लिख गए। अब तो दूर दूर तक जमील की शोहरत प्रसिद्धि हो गई। वह अपनी बचत को बैंक में नहीं रखता, बल्कि हर महीने आमदनी का हजारों रुपया नेक कामों में खर्च करता। बेवाओं और मोहताजों, जरूरतमंदों को गुजारा देता। यतीम, अनाथ बच्चों और बच्चियों की परवरिश करता। उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन, तालीम का इंतजाम अपने बच्चों जैसा करता। मुसीबत अज़दा लोगों के काम आता। हर नेक काम के लिए उसकी थैली का मुंह खुल जाता। वह दिल खोलकर दान करता। सच तो यह था कि उस जमाने में हातिम बहुत बड़े दानी की याद उसकी सखावत दरिया दिली से जिंदा थी। कई साल के बाद मदरसे में एक बार शानदार जलसा समारोह हुआ। इस जलसे में शहर के हजारों ही आदमी जमा थे। लाउड स्पीकर का इंतजाम था। हॉल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उस वक्त उन विद्यार्थियों तालबा को सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट दी जा रही थी जो इस मदरसे की तालीम पूरी कर चुके थे। हेडमास्टर साहब अपनी रिपोर्ट सुना चुके तो कुछ बुजुर्गों और दोस्तों के कहने पर जमील साहब भी भाषण तकरीर देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सनद पाने वालों से मुखातिब संबोधित होते हुए कहा, मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अब वह जमाना याद है कि मैं एक मजदूर का बेटा और खुद भी मजदूर था। मैं भी ऐसी ही सख्त मेहनत करके अपना पेट पालता था जिस तरह आप में से अक्सर पालते हैं। आज मेरी बदली हुई हालत जो आप इतनी बेहतर देख रहे हैं, इसका कारण जहां तक मैंने गौर किया है मेरी मेहनत और ईमानदारी है, और वह शिक्षा तालीम है जिसने इन खूबियों से मुझे फायदा उठाने का मौका दिया। मैं अपने अनुभव तजुर्बे के आधार पर यह बात यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने मेहनत और ईमानदारी से काम लिया तो आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी। मैंने भी बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ा है। खुदा का शुक्र है, उस मेहनत का मुझे बहुत अच्छा बदला मिला। आप भी अपनी शुरुआती शिक्षा अब खत्म कर चुके हैं। आप जिंदगी में कदम रखिए तो इस फायदेमंद काम मुफीद शुगल को छोड़े नहीं, और इल्म ज्ञान के मीठे पानी का जो झरना चश्मे आपने पिया है या आगे पिएगे, उससे दूसरों को भी पानी पिलाते रहे। खुदा हर हाल में आपका सहायक माविन हो
और हमेशा नेकी की तौफीक क्षमता दे। बहुत से लोग जमील का हाल खुद उसकी जुबानी सुनकर हैरान रह गए। शहर वालों की नजरों में उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी जिंदगी को उदाहरण नमूना बनाकर और भी बहुत से लोग कामयाब हुए, जिनकी जिंदगी न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई। एक छोटा सा विचार, जमील का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी मुश्किल या गरीबी हमारी सच्ची मेहनत और पक्के इरादे से बड़ी नहीं होती। यदि हम लगन और ईमानदारी बनाए रखें तो छोटे से बीज से भी विशाल वृक्ष बन सकते हैं, जिसकी छाया में कई और लोग आराम पा सकें। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।